बाद में प्रतीक्षा करें। उसके बाद महापौर ने एक सारांश दिया और घोषणा की कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा कितनी सुचारू रूप से आयोजित की गई थी और यह कैसे सफलतापूर्वक समाप्त हुई। लेकिन जिस क्षण वो स्टेडियम के गलियारे से गुजरते हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, पागल लिकड़बग्गों की तरह पत्रकारों का एक झुंड सभी प्रकार के कैमरों के साथ उसके खुले दरवाजे से गुजरते ही उस पर टूट पड़ा। छात्र यह, क्या आपको प्रथम पुरस्कार जीतने में कोई दबाव महसूस होता है? आप केवल आधे साल में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गए? क्या आप हुआडू विश्वविद्यालय जा रहे हैं? उसने पत्रकारों से उसका पीछा करना बंद करने के लिए बेताब होकर चिल्लाया। उसे पेशाब करना था, लेकिन एक भद्दा दिखने वाला लड़का उसके बगल में आया और अपना फोन उसके चेहरे पर थमा दिया, मुस्कुराया। छात्र यह, एक छोटा सा सवाल, लू किंगजू और काई शियाओलिंग में से कौन अधिक सुंदर है? या आपको जिंगुआन पसंद है, या शायद क्यूजो? उसने कुछ नहीं कहा और भी तेजी से भाग गया। उसके पास इन रिपोर्टरों और उनके अजीबोगरीब फैन सर्विस इंटरव्यू के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। आखिरकार उन्मादी मीडिया से दूर होने के बाद यह एक खाली बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर गया। उसकी आंखें इस नए सिस्टम के विकास से उत्साह से भरी हुई थी, गंभीरता से। कौन जानता होगा कि यह सिर्फ एक टेम्पलेट तक सीमित नहीं था, बल्कि सिस्टम रिवॉर्ड के जरिए और भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यह बहुत ही पागलपन भरा है। तभी एक काले विंडब्रेकर में एक आदमी उसके पास आया और उसकी अद्भुत कल्पना को बाधित किया। छात्र यह, शीर्ष स्थान जीतने पर बधाई। वो आश्चर्य में चौंक गया, सोच रहा था कि क्या वह आदमी एक रिपोर्टर था। उस आदमी ने सम्मानजनक इशारे में अपनी टोपी उतारी और जानबूझकर मुस्कुराया। मुझे गलत मत समझो, मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ। मैं शाही राजधानी से हूँ, इसलिए चलो कुछ और गोपनीय बात करते हैं, जैसे कि जेनेटिक लॉक का मुद्दा। यह सुनते ही यह तुरंत घबरा गया। वो जानता था कि उसने कोई तथाकथित जेनेटिक लॉक नहीं खोला है। उसकी सारी क्षमताएं राक्षस टेम्पलेट से आई थी। क्या यह आदमी उसकी क्षमताओं के बारे में जानता था? यह वास्तव में कौन था? जब यह चुप रहा तो उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या उसने अपने पिता से जेनेटिक लॉक शब्द के बारे में सुना है। यह ने शांति से उत्तर दिया कि उसने सुना है। आप देखिए, मूल मेजबान की स्मृति के अनुसार यह वास्तव में मामला है, लेकिन ट्रेवर्सल के बाद उसे जो थोड़ी सी स्मृति मिली, उससे पता चला कि यह शब्द उसके कथित साधारण पिता से केवल एक बार आया था। उस आदमी ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और यह से पूछा कि क्या वो इस बारे में उत्सुक था कि उसके पिता, एक साधारण टैक्सी चालक, उस शब्द को कैसे जानते थे जो उसके पेशे से पूरी तरह से असंगत था। उसने भौहें चढ़ाई। क्या यह कोई बड़ा रहस्य हो सकता है, या कोई और विशेषज्ञ था? उस आदमी ने यह को लिफाफा दिया और कहा कि उसकी विशेष स्थिति के कारण शाही राजधानी ने उसके लिए एक प्रतिबंधित दस्तावेज को अधिकृत किया था। उसने लिफाफा खोला और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। प्रोजेक्ट प्रोमेथियस शोध संस्थान जो कभी ब्लू स्टार पर जैविक जीन के क्षेत्र में एक विशाल था, एक निश्चित घटना के कारण विभिन्न देशों द्वारा वांछित और अवरुद्ध कर दिया गया था। इसलिए बड़ी संख्या में मुख्य शोधकर्ताओं को अपनी पहचान छिपाने और शहर में गायब होने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर है, ये कहा गया था कि आनुवंशिक लॉक तकनीक कभी प्रोमेथियस की एक प्रमुख परियोजना थी। दस्तावेज को पढ़ने के बाद यह की अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। वो समझ गया कि विंडब्रेकर में आदमी का क्या मतलब था। जाहिर है, इन लोगों का मानना है कि यह के साधारण पिता प्रोमेथियस में एक वरिष्ठ शोधकर्ता थे, और वह बेटा निश्चित रूप से प्रोमेथियस के गुप्त शोध परिणामों में से एक था। विंडब्रेकर में आदमी ने यह को चिंता न करने का आश्वासन दिया। देश उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएगा। वह विशेष रूप से यह को स्थिति से अवगत कराने के लिए वहां आया था। आखिरकार शामिल व्यक्ति के रूप में उसे जानने का अधिकार था। उस आदमी को स्पष्ट रूप से डर था कि यह घबरा सकता है और कुछ लापरवाही कर सकता है। देश के खेती कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण संभावना के रूप में उनकी सुरक्षा यहां से उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। वो बस उस आदमी को घूरता रहा, भावशून्य। गंभीरता से, अगर वह इस आदमी से कहता कि वह अभी उससे भी शांत है, तो क्या वह उस पर विश्वास करेगा? फिर उसका रवैया अचानक बदल गया। वो पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, जैसे कि उसे एक बहुत बड़ी सुविधा के बजाय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ दिया गया हो। धिक्कार है, आजकल प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण होना कितना कष्टप्रद है ना? जब कोई प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे अधिक ध्यान मिलता है और अधिक परेशानी होती है। समाज वास्तव में स्थिति के बारे में था। वैसे भी इसके साथ वह आदमी पहले विदा हुआ और बास्केटबॉल कोर्ट से चला गया। जिस क्षण वह आदमी चला गया, इस बेशर्म पैसे के भूखे लकड़बग्घे ने खुशी से अपने हाथ रगड़े। अब जब उसने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में बहुत पैसा कमाया था, तो सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा था। न केवल उसे हुआडू विश्वविद्यालय का टिकट मिला, बल्कि उसे प्रिंसिपल से 2 मिलियन की छात्रवृत्ति और अतिरिक्त 800,000 का बोनस भी मिला। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो निश्चित रूप से एक नई टेम्पलेट क्षमता तैयार करने में सक्षम था। हालांकि वो जानता था कि महान मेटफ्लेम डेमोरा जैसा शक्तिशाली टेम्पलेट मिलना मुश्किल था। वो अभी भी नए टेम्पलेट की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी नई टेम्पलेट क्षमता की शुरुआत करने में कोई समय नहीं गंवाया। उसके सामने एक घूमता हुआ गहरा बैंगनी भंवर दिखाई दिया और उसमें से अनगिनत राक्षसों की धारें सुनाई दी, जैसे कि प्राचीन जानवरों से भरा एक शापित शून्य। वो विस्मय में मुंह खोले खड़ा रहा। एक पल बाद उसे समझ में आया कि उसने क्या टेम्पलेट बनाया था। जैसे ही परिणाम सामने आया, कदमों की एक अराजक ध्वनि ने धरती को हिला दिया, क्योंकि एक डी रैंक कोलोसिस प्रकार का मानवरूपी टेम्पलेट दिखाई दिया, जिसकी रेखा क्षमता विशालकाय थी। एक 60 मीटर का विशालकाय टाइटन जिसमें अत्यधिक गर्म भाप थी। इसका विकास पथ एक अपरिवर्तनीय मानवरूपी था और वर्तमान संगतता 1% थी। जब उसने विशाल मानवरूपी टेम्पलेट को पढ़ा तो वो विशेष रूप से प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि यह डेमोरा के रैंक टेम्पलेट की तुलना में फीका था।
लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि एक एहसास ने उसे वज्रपात की तरह मारा। आप देखिए, ये संभव हो सकता है कि टेम्पलेट्स के बीच की क्षमताओं को सुपरइम्पोज किया जा सकता है। तो अगर विशाल मानवरूपी टेम्पलेट को डेमोरा के टेम्पलेट के साथ सुपरइम्पोज किया जाए तो क्या परिणाम होगा? हे भगवान, निहितार्थ इतना अविश्वसनीय था कि कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वो न केवल सभी राक्षसों के ऊपर होगा बल्कि अस्तित्व में मौजूद हर राक्षस का सच्चा निर्विवाद राजा होगा। और पहला वास्तविक हाइब्रिड। इस बीच जैसे ही दृश्य एक शुभ सेटिंग वाले मंद रोशनी वाले विला के अंदर कहीं और स्थानांतरित हुआ, हमें हुआलोंग से मिलवाया गया, जो एक विशाल दिखने वाला व्यक्ति है जो वर्तमान में किसी ऐसे व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा है जो उसका व्यावसायिक मित्र है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने पूछा कि क्या हुआलोंग के पास कुछ निजी मामले हैं और वो फिलहाल कोई और कार्य स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, मेरे शेड्यूल में सब कुछ रद्द कर दो। हुआलोंग ने कॉल को लटका दिया, एक गहरी सांस ली और बार बार अपने सामने रेडवुड टेबल को ताल से थपथपाया। लेकिन कमरे में एकमात्र आवाज एक टेलीविजन प्रसारण की फीकी ऑडियो थी। रेडवुड टेबल पर जल्द ही एक गड्ढा बन गया जहां उसकी उंगली लगी थी। आप देखिए, हुआलोंग का छोटा भाई आधे महीने से ज्यादा समय से लापता था और जांच करने के लिए भेजी गई खोज टीम खाली हाथ लौटी। लाश भी नहीं मिली, लेकिन उन्हें उस जगह पर कुछ अवशेष मिले जहां उसके भाई का सिग्नल आखिरी बार दिखाई दिया था। जांच के बाद यह पाया गया कि वहां थोड़ी मात्रा में परमाणु विकिरण था। निषिद्ध गुप्त क्षेत्रों के एक अनुभवी शिकारी के रूप में हुआलोंग को किसी पुष्टि की जरूरत नहीं थी, उसका भाई मर चुका था। इससे भी बदतर, घटनास्थल को भी साफ कर दिया गया था। कोई निशान नहीं, कोई गलती नहीं। हुआलोंग की नजर टेलीविजन स्क्रीन पर टिकी हुई थी और जैसे ही यीहे और लू किंगजू के बीच लड़ाई की फुटेज फिर से चली, खास तौर पर उस पल जब यीहे ने अपनी परमाणु सांस की किरण छोड़ी, हुआलोंग को पता चल गया। उसे बस अंदरूनी एहसास था और उसके ऊपर परमाणु विकिरण क्षमता वाला एकमात्र ज्ञात योद्धा यीहे था। हुआलोंग ने दुख और अपराध बोध से दबे हुए अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने छोटे भाई से बार बार कहा कि वो समाज में भूमिगत भागीदारी छोड़ दे, लेकिन उसने उसकी सलाह नहीं मानी। और अब उसने अपनी मां को निराश किया था। हुआलोंग ने अपनी मां से वादा किया था कि वह मरने से पहले उसकी देखभाल करेगा। जिस क्षण हुआलोंग ने अपनी आंखें खोली, उसका पूरा व्यवहार और चेहरे का भाव कुछ विचित्र में बदल गया था। उसने यीहे को विजेता घोषित किए जाने और एनसीटी में एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में स्वीकार किए जाने की एक मोशन पिक्चर को देखा। यह स्पष्ट है कि हुआडू विश्वविद्यालय उसके लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। हालांकि यह बहुत बुरा है कि वे उसके नामांकन को नहीं देख पाएंगे। अगले दिन सुबह यीहे कुछ अन्य सिद्धांतों के साथ नए टेम्पलेट का परीक्षण करने के लिए एक गुप्त क्षेत्र में जाने ही वाला था जब उसे एक डिलीवरी मिली। क्वो झो का एक हस्तलिखित पत्र में क्वो झो ने यीहे को सूचित किया कि हुआडू सेंट्रल रिसर्च ब्यूरो की जांच के अनुसार दोपहर 3 बजे एनसीटी के रेडवुड माउंटेन में एक नया गुप्त क्षेत्र दरार खुलने का अनुमान है। उसी दिन गुप्त क्षेत्र का अनुमानित स्तर सी रैंक के आसपास या शायद उससे भी अधिक था। क्वो झो उन योद्धाओं में शामिल होने की योजना बना रहा है जो नए गुप्त क्षेत्र का पता लगाने की योजना बना रहे हैं और पूछ रहा था कि क्या यीहे एक टीम बनाना चाहेंगे। पत्र पढ़ने के बाद यीहे की पहली प्रतिक्रिया नए गुप्त क्षेत्र के बारे में नहीं थी, बल्कि संचार के साधन के रूप में एक पत्र का उपयोग करने की बेतुकी बात पर थी। गंभीरता से, क्वो झो किस युग में पागल हो रहा था? क्या वो अजीब कमीना भी समय यात्री हो सकता है? खैर, दोपहर के 3 बजे एनसीटी के रेडवुड माउंटेन पर कभी कम आबादी वाले मैंग्रोव माउंटेन ने आखिरकार अपने इतिहास में अब तक के सबसे अधिक आगंतुकों का स्वागत किया। मैंग्रोव माउंटेन पर हजारों योद्धा एकत्र हुए थे, जिनमें कई शक्तिशाली योद्धा और लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा वाले संगठन शामिल थे। यहां तक कि किसी भी आकस्मिक संघर्ष को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर और सेना भी वहां तैनात की गई है। नए गुप्त क्षेत्र का मतलब अप्रत्याशित खतरे है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सब कुछ अविकसित है। ये रातों रात अमीर बनने या निम्न स्तर के अवसरों की अफवाहों से भी भरा हुआ है। योद्धाओं को आसमान में उड़ने के लिए पहाड़ की तलहटी में यीहे की मुलाकात क्वो झो से हुई, जिसकी कमर पर अब तलवार लटक रही थी। क्वो झो ने तुरंत देखा कि यीहे फिर से मजबूत हो गया है। उसने एक डरावनी मुस्कान दी, इस अंतर्दृष्टि पर परेशान और आश्चर्यचकित भी हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्वो झो में इतनी गहरी समझ होगी। आखिरकार उसने अपनी पुरस्कार राशि में से कुछ का उपयोग कई जीन सीरम खरीदने के लिए किया था और कोलोसल ह्यूमनॉइड टेम्पलेट की संगतता को 35% तक बढ़ाने में कामयाब रहा। जरूर, ये सिर्फ एक डी रैंक मॉन्स्टर टेम्पलेट है, लेकिन इसके अपने फायदे हैं और ये तेजी से बढ़ता है, जिससे जल्दी परिणाम मिल सकते हैं। दरार खुलने का इंतजार करते हुए दोनों ने लापरवाही से बातचीत की। उत्सुकतावश उसने क्वो झो से पूछा कि उसने किस विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया है। क्वो झो का मूड थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया कि उसने हुआडू विश्वविद्यालय के लिए आवेदन किया है। उसने ये देखा था, लेकिन उसने पूछताछ नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे भविष्य में सहपाठी बन सकते हैं। उसी क्षण भीड़ उत्साह से भर गई और घोषणा की कि गुप्त क्षेत्र खुल रहा है। रेडवुड माउंटेन की पहाड़ी पर लगभग कई दर्जन मीटर लंबा एक अंतर दिखाई दिया, जिसके अंदर एक आकाशगंगा जैसा तरल पदार्थ बह रहा था। अचानक स्थानिक दरार से एक तीखी चीख आई और अगले ही पल 3 सिर और गहरे और बैंगनी पंखों वाला एक क्रूर राक्षस पक्षी दरार से आधे रास्ते से बाहर निकल आया। यह निस्संदेह एक उच्च श्रेणी का राक्षस था। हवा में अपने अविश्वसनीय लाभ पर भरोसा करते हुए उसने गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए पहला स्थान हासिल किया। लेकिन दुर्भाग्य से इसका स्वागत हजारों पूरी तरह से सशस्त्र योद्धाओं ने किया। योद्धाओं ने एक युद्ध की दहाड़ लगाई जिसने पहाड़ों और जंगलों को हिला दिया। उनके सामने फंसे 3 सिर वाले अजीब पक्षी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, क्योंकि वे सभी आक्रामक रूप से आगे बढ़े।
तीन सिर वाला अजीब पक्षी हजारों योद्धाओं को पागलों की तरह अपनी ओर भागते हुए देखकर भयभीत हो गया। बेचारे पक्षी ने वापस छेद करने की कोशिश की, लेकिन शर्मनाक रूप से वह फंस गया। कुछ ही सेकंड में योद्धाओं ने उसके विशाल शरीर को कीचड़ में रौंद दिया। वह और चुजो योद्धाओं के एक बड़े समूह के पीछे पीछे चले और गुप्त क्षेत्र में दरार से भी गुजरे। और जहां तक उस तीन सिर वाले अजीब पक्षी की बात है, उसका शरीर और जादुई कोर दोनों ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। यह एक दुखद मौत थी। रेडवुड माउंटेन गुप्त क्षेत्र के अंदर सभी का स्वागत एक चौंका देने वाले दृश्य से हुआ। यह विशाल रंग बिरंगे पेड़ों का एक बेहद अतिरंजित जंगल था। प्रत्येक पेड़ लगभग 100 मीटर ऊंचा था। एक दर्जन लोग शायद एक पेड़ को गले न लगा पाए, और पेड़ों के नीचे योद्धा चींटियों से अलग नहीं थे। खून की एक मोटी धातु जैसी बदबू इही की नाक में घुस गई। फिर उसने देखा कि जानवरों का एक छोटा सा जत्था पहले से ही गुप्त क्षेत्र में दरार के सामने इकट्ठा हो गया था। ऐसा लगता है कि दरार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर निस्संदेह मिनी बीस्ट टाइड और आने वाले योद्धाओं के बीच पहला युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के योद्धा आगे बढ़ गए। उनकी दहाड़ और विलाप युद्ध की क्रूर और खूनी सिम्फनी बजाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए। आप देखिए, खजाने की तलाश में बिखरने के बजाय योद्धाओं ने गुप्त क्षेत्र के सामने बीस्ट टाइड का विरोध क्यों किया? इसका कारण राज्य द्वारा बनाया गया एक कानून था। योद्धाओं को गुप्त क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से पता लगाने का अधिकार है और उनके ग्रह ब्लू स्टार के लिए गुप्त क्षेत्र में बीस्ट टाइड का विरोध करने का दायित्व भी है। यदि कोई योद्धा बीस्ट टाइड को अनदेखा करता है और बीस्ट टाइड को वास्तविकता में बाढ़ लाता है और लोगों के बीच हताहत करता है, तो उसका योद्धा का दर्जा रद्द कर दिया जाएगा और उसे सैन्य अदालत में लाया जाएगा। एक योद्धा के लिए जितनी अधिक क्षमता होती है, उतनी ही अधिक जिम्मेदारी होती है। यही और चुजो भी बीस्ट टाइड के खिलाफ लड़ने के लिए रैंक में शामिल हो गए। चुजो ने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया और सामने के राक्षसों के पैरों को जमा देने के लिए बर्फ की एक बड़ी धारा छोड़ी, जिससे उनकी हरकतें बाधित हो गईं। हालांकि बर्फ जल्द ही राक्षसों द्वारा चकनाचूर हो जाएगी और मुक्त हो जाएगी, फिर भी इसने कुछ सेकंड के लिए उनके कार्यों को सफलतापूर्वक बाधित किया। कई योद्धाओं ने अवसर का लाभ उठाया और जमे हुए राक्षसों को मारने के लिए आगे बढ़े। अप्रत्याशित रूप से एक जानवर ने पीछे से चुजो पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन उस पल में बेचारे कमीने को एक परमाणु मुट्ठी से मारा गया और वह तुरंत मांस के पेस्ट में पिघल गया। चुजो ने उस पल पूरी तरह से बेफिक्र ही को धन्यवाद दिया जब उसने उसे अपनी पीठ पर नजर रखने की चेतावनी दी। वह काफी उबा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि गुप्त क्षेत्र के अंदर कोई भी जानवर लड़ने लायक नहीं था, और उसके शब्दों के अनुसार उसके पीछे सुलगती लाशों का एक क्षेत्र इस बात का प्रमाण था। इस तरह के बिल्कुल भयानक भयावह दृश्य को देखकर चुजो दंग रह गया। उसने पहले ही कई राक्षसों को आसानी से खत्म कर दिया था, जबकि वह और अन्य योद्धा सावधानी से लाइन को पकड़े हुए थे। यह निस्संदेह उसके परमाणु विकिरण का परिणाम था। इसका विरोध करना और चुप रहना कठिन था। सबसे भयानक बात यह है कि यह सीधे जीवित चीजों की कोशिकाओं पर हमला करेगा। युद्ध के मैदान पर मानव आकार का परमाणु प्रदूषण स्रोत यही आखिरकार बिना रोक टोक विकिरण छोड़े। जानवरों के झुंड से लगातार चीखने की आवाजें आ रही थी। उन्होंने अपने खूनी मुंह खोले और यही के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मीटर करीब पहुंचने से पहले ही उनका मांस और खून पिघल गया और वे कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। भले ही कुछ राक्षस जबरन परमाणु विकिरण नेटवर्क को तोड़ दें, लेकिन उन्हें केवल यही की अधिक क्रूर परमाणु विस्फोट करने वाली मुट्ठी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई राक्षस हवा में हमला करना चाहता है तो उसका स्वागत चमकदार परमाणु सांस से होगा, जो विनाश का प्रतीक है। इन दो चालों से मरने वाले राक्षस और परमाणु विकिरण से मरने वाले राक्षस के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वह धीमी गति से मुरझाने के दर्द को सहन किए बिना अधिक तेजी से मर जाता है। यही बिल्कुल भयानक था। वह युद्ध के मैदान में मृत्यु के देवता की तरह था। वह जहां भी जाता है, उस क्षेत्र के भीतर का जीवन सड़ने और मरने लगता है। उसकी लड़ाई शैली ने बाकी योद्धाओं को भी बेहद भयभीत कर दिया। वे गुप्त रूप से भाग्यशाली महसूस करते थे कि यही उनमें से एक था। दूसरी ओर यही ने जादुई कोर को देखा जो कई थैलों को भी नहीं भर सकता था, और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, जो एक किसान की अच्छी फसल की खुशी को दर्शाता है। लेकिन उस मुस्कान ने आसपास के योद्धाओं को और भी भयभीत कर दिया और उनके शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। परमाणु प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न यही की विभिन्न चालों को छोड़कर बहुत से योद्धा केवल उसके घातक परमाणु विकिरण क्षेत्र के साथ उसे दुश्मन नहीं बनाना चाहेंगे। दूर दूर तक अन्य युद्ध क्षेत्रों में राक्षसों से लड़ने वाले योद्धाओं ने पीछे देखा और पाया कि पीछे अन्य लोग आराम से आराम कर रहे थे। एक जिज्ञासु योद्धा ने आश्चर्य में शाप दिया, आश्चर्य करते हुए कि उनके पीछे की लड़ाई इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गई। क्या उनमें कोई उच्च स्तरीय योद्धा था? नहीं, दूसरे ने शांति से उत्तर दिया। जाहिर है, उनमें कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में एनसीटी का शीर्ष स्कोर भी था। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में शीर्ष स्कोर? क्या वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? एक मार्शल आर्टिस्ट संभवतः इतने सारे राक्षसों को कैसे मार सकता है? जाहिर है, जिज्ञासु योद्धा ने कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं का सीधा प्रसारण मिस कर दिया, इसे अरुचिकर मानते हुए। गंभीरता से, हाई स्कूल के छात्रों के बीच लड़ाई में ऐसा क्या खास था? यह सुनकर दूसरे ने उसे मूर्ख बेवकूफ कहा, क्योंकि वह हाई स्कूल का छात्र आसानी से उसके 10 छात्रों को हरा सकता है। आप देखिए, जानवरों का ज्वार बन सकता है क्योंकि उनके नेतृत्व में कई भगवान स्तर के राक्षस थे। जब तक इन भगवान स्तर के राक्षसों का सिर काट दिया जाता है, तब तक जानवरों का ज्वार बिखर जाएगा। वर्तमान में लगभग 10 उच्च स्तरीय योद्धाओं ने जानवरों के ज्वार में गहराई तक जाने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, ताकि भगवान स्तर के राक्षसों की खोज की जा सके और सिर काटने का ऑपरेशन किया जा सके। जानवरों के ज्वार में अन्य राक्षसों के लिए हालांकि उनकी औसत ताकत कमजोर थी, उनकी संख्या अंतहीन थी।
जैसे जैसे लड़ाई अंतहीन रूप से आगे बढ़ी, योद्धाओं में थकान के लक्षण दिखने लगे, इसलिए उन्होंने राक्षसों को अपने चैंपियन की ओर ले जाने का फैसला किया। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विचार किसके दिमाग में आया, लेकिन योद्धाओं ने जल्दी ही जानवरों के ज्वार के खिलाफ लड़ने के लिए इही के परमाणु विकिरण क्षेत्र का उपयोग करने की रणनीति बनाई। इही के स्थान पर अधिक से अधिक जादुई जानवर लाए गए, जिनमें कुछ उच्च स्तरीय जादुई जानवर भी शामिल थे, जिनमें अत्यंत भयानक शक्ति थी। उसे हमला करने के लिए पहल करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल योद्धाओं की सुरक्षा में रहने और जानवरों के ज्वार पर हमला करने के लिए लगातार घातक मात्रा में परमाणु विकिरण छोड़ने की आवश्यकता थी। जहां तक परमाणु विकिरण का सवाल है, जो योद्धाओं की मार्शल ऊर्जा को भेदने में कामयाब हो गया और गलती से संपर्क में आ गया, इही ने उन्हें आसानी से अवशोषित कर लिया। युद्ध के मैदान में इही के साथ उसके आसपास के सभी योद्धा उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और साथ में उन्होंने हमलावर राक्षसों का विरोध किया। और हालांकि ज्वार के बीच कुछ अत्यधिक बुद्धिमान जानवर भी थे, उन्होंने इही की खासियत को पहचाना और अपने दुश्मन को परास्त करने के प्रयास में केवल अन्य राक्षसों को लगातार हमला करने के लिए मार्गदर्शन कर सकते थे। एक पल के लिए युद्ध के मैदान पर लड़ाई की तीव्रता तेजी से बढ़ गई और यह अज्ञात था कि यह तीव्र लड़ाई कितनी देर तक चली, जब तक कि हवा में एक चमक नहीं चमकी, जो जानवरों के ज्वार के नेताओं के सफल सिर काटने के अभियान का संकेत देती थी। योद्धाओं की आंखें, जो लड़ाई से सुन्न हो गई थी, आखिरकार चमक उठी। वे जीत गए और जानवरों की लहर पीछे हटने लगी। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर चू झोऊ, जो कुछ समय पहले एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर हो गया था, ने आखिरकार थकावट में अपने चेहरे पर पसीना पोंछा। चू झोऊ ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि रेडवुड माउंटेन गुप्त क्षेत्र में जानवरों की पहली लहर के खिलाफ लड़ाई जीत ली गई थी। जानवरों की लहर पीछे हट गई और हजारों योद्धा जो मूल रूप से एकत्र हुए थे, अब घटकर 800 से अधिक लोग रह गए थे। जो बच गए वे खून से लथपथ थे और कई विकलांग हो गए। योद्धा के रूप में उनका मार्ग समाप्त हो गया। यह एक योद्धा का जीवन है जो गौरव और अथाह खतरे का आनंद लेता है और कभी नहीं जानता कि कौन पहले आएगा। वह अपनी पीठ पर कई बड़े बोरे उठाए चू झोऊ की ओर चला गया। उसका शांत चेहरा बहुत सुंदर था। युद्ध के बाद योद्धाओं के बीच सबसे खास। उसने चू झोऊ से पूछा कि क्या वह जानता है कि वह अपने सभी सामानों को कैसे ले जा सकता है। आप देखिए, जानवरों के ज्वार के पीछे हटने के दौरान वह धीरे धीरे परमाणु विकिरण से मरने वाले प्रत्येक जादुई जानवर के पास आया और उनके जादुई कोर खोदे। शायद योद्धा अभी भी अन्य हमलों से मरने वाले जादुई जानवरों का फायदा उठा सकते थे, लेकिन घातक परमाणु विकिरण से ढके जादुई जानवरों का सामना करते हुए किसी ने भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। उसने जादुई कोर से भरी कई बड़ी बोरियों को जमीन पर गिरा दिया। जिस क्षण चू झोऊ ने उसे एक चांदी की काली अंगूठी दी, यह उसकी अंतरिक्ष अंगूठी थी। पैसे के भूखे लकड़बग्घे ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसने करोड़ों की कीमत की एक अंतरिक्ष अंगूठी देखी। उसे कभी नहीं पता था कि चू झोऊ इतना अमीर था। उनके पीछे भीड़ से अचानक हलचल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। उसने और चू झोऊ ने देखा और पाया कि बहुत से लोग एक जगह पर भीड़ में थे। हर किसी की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। जल्द ही भीड़ ने एक रास्ता बना लिया और वू सैन नाम का एक लंबा, खास तौर पर सीधा आदमी अंदर आया। उसने पाया कि वह वास्तव में उसकी ओर चल रहा था। जाहिर है, वू सैन और उसके दोस्तों का समूह उच्च स्तरीय योद्धा थे, जो भगवान स्तर के राक्षसों को खत्म करने में कामयाब रहे। बाकी लोगों के जल्दी या बाद में थकावट से मरने से पहले जानवरों की बाढ़ को समाप्त कर दिया। वह यीहे के पास गया और खुद को वू सैन के रूप में पेश किया, जो एनकिंग में सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट्स ग्रुप का नेता था। उसने समूह के सदस्यों से यीहे के वीर प्रदर्शन के बारे में सुना था और सोच रहा था कि क्या यीहे उनके साथ जुड़ना चाहेगा। सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट्स ग्रुप में शामिल होने से यीहे की कॉलेज की शिक्षा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन उसे विभिन्न सब्सिडी और लाभों का आनंद लेने की अनुमति मिलेगी। वू सैन यीहे के साथ एक एस लेवल ग्रुप सदस्यता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार था। वू सैन के शब्दों ने आसपास के योद्धाओं को यीहे से बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। ब्लू स्टार ग्रह पर योद्धा मार्शल आर्ट समूह बनाने के लिए योद्धा संघ में आवेदन कर सकते हैं। समूह को विभिन्न कंपनियों से प्रायोजन प्राप्त होगा, जिसे समूह के लिए गतिविधि निधि और सदस्यों के लिए विभिन्न सब्सिडी में परिवर्तित किया जाएगा। मार्शल आर्ट समूह के समर्थन के बिना एक भी योद्धा अपने बेहद महंगे करियर का समर्थन नहीं कर सकता। सिल्वर वुल्फ मार्शल आर्ट्स ग्रुप को पूरे जिया साम्राज्य में एक बड़े पैमाने पर मार्शल आर्ट समूह के रूप में माना जाता था। इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी के साधारण छात्र भी एस लेवल अनुबंधों के लिए पात्र नहीं थे। यह हस्ताक्षर निश्चित रूप से यीहे के लिए अनुचित नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि वूसान उनकी प्रतिभा को महत्व देता है। उसी क्षण चमकीले बालों वाला एक खूबसूरत बाघ भीड़ से बाहर आया। यह कोई युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि एक आनुवंशिक कंपनी द्वारा बनाया गया आनुवंशिक रूप से संश्लेषित जानवर था। उस पर क्रॉस लेग बैठी एक वीर महिला थी। महिला ने पहले सोचा था कि जानवरों की लहर खत्म होते ही वूसान क्यों चले गए। पता चला कि वह एक संभावना को छीनने के लिए आगे भाग रहा था। फिर उसने यीहे को चेंगा मार्शल आर्ट्स ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वे सिल्वर वुल्फ से छोटे थे, लेकिन वह गारंटी दे सकती थी कि यीहे के समूह में शामिल होने के बाद वह समूह के मासिक प्रशिक्षण संसाधनों का 15% आनंद ले सकता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी योद्धाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रशिक्षण संसाधनों का 15%, क्या यह निवेश के बराबर नहीं है? ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी भी यीहे की क्षमता को कम करके आंका है, जिससे इन मार्शल आर्ट समूहों को पागलपन भरी रियायतें देनी पड़ रही हैं और उसके लिए हाथापाई करनी पड़ रही है। अन्य मार्शल आर्ट समूह के नेता सभी चुप थे। वे भी यीहे को जीतना चाहते थे, लेकिन चेंगा और सिल्वर वुल्फ दोनों ने ऐसी उच्च शर्तें पेश की।
उन्हें इस बारे में सोचना था कि क्या इन दो मार्शल आर्ट समूहों की तुलना में शर्तों की पेशकश करना इसके लायक है। लेकिन जल्द ही यीहे ने अपना जवाब दिया, दोनों से माफी मांगते हुए कि फिलहाल उनका मार्शल आर्ट समूह में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वू सान और उनके साथी इस जवाब से हैरान नहीं हुए। आखिरकार यीहे के स्तर के साथ वो बेहद उत्कृष्ट होगा, भले ही उसे शीर्ष मार्शल आर्ट समूह में न रखा गया हो। उन्होंने इस बार उसे जीतना एक अच्छा रिश्ता बनाने का तरीका माना। कई लोग आगे आए और वही शिष्टाचार दिखाया, और कुछ संक्षिप्त अभिवादन के बाद वे सभी चले गए। इस अवधि के दौरान क्वो झो को वू सान और अन्य लोगों द्वारा भी आमंत्रित किया गया था। उन्हें एस लेवल अनुबंध की पेशकश भी की गई थी, लेकिन यीहे की तरह ही उन्होंने मना कर दिया। जानवरों की ज्वार का संकट समाप्त हो गया और कई योद्धा एक के बाद एक चले गए। मुक्त अन्वेषण का चरण शुरू हुआ। चूंकि गुप्त क्षेत्र विशाल पेड़ों का जंगल था, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे कोई भी योजना बनाने से पहले पूरे क्षेत्र के समग्र लेआउट को देखने के लिए पेड़ की छतरी के शीर्ष पर जाएं। क्वो झो को कोई आपत्ति नहीं थी, उसने भी ऐसा ही सोचा। सैकड़ों मीटर ऊंचे विशाल पेड़ को देखते हुए उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। क्वो झो ने अपने घुटनों से ताकत जुटाई और फिर अचानक ऊपर कूद गया। जब उसकी छलांग सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है तो वह हवा में नमी को नियंत्रित करेगा और इसे अपने पैरों के नीचे बर्फ में संघनित करेगा और फिर एक डबल जंप करेगा। वह और भी सरल और क्रूर था। उसने सीधे अपने परमाणु प्रकाश लड़ाकू शरीर मोड को सक्रिय किया, अपने पैरों के नीचे परमाणु ऊर्जा एकत्र की और फिर इसे रॉकेट की तरह बाहर निकाल दिया, अपने शरीर को हवा में उछाल दिया। वह पेड़ की छतरी तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, क्वो झो से कुछ सेकंड पहले। लेकिन दोनों ने जो देखा उससे क्वो झो की आंखें पूरी तरह से अविश्वास में चौड़ी हो गईं। यह क्या बकवास है। दोनों ने दूर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काले मानव जीवों के एक समूह को देखा। उनके शरीर पहाड़ों की तरह विशाल हैं और उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इतना विशाल शरीर 1000 मीटर से अधिक लंबा होना चाहिए। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है। यह सुनकर वह असहमत होता है। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि वे अभी भी युवा थे। अगले कुछ वर्षों में वे इन रहस्यमय जानवरों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं और गुप्त क्षेत्र के बारे में सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्वो झो ने चुपचाप यीहे को देखा, यह महसूस करते हुए कि उसका सहपाठी उसके नाम के योग्य था। वह किसी अज्ञात शक्तिशाली अस्तित्व का सामना करते समय डर महसूस करता था, जबकि यीहे को भरोसा था कि वह ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व को हरा सकता है। ऐसा लगता है कि वह न केवल मार्शल आर्ट में बल्कि इच्छाशक्ति में भी यीहे जितना अच्छा नहीं था। वह असली योद्धा था। दूसरी ओर यीहे को नहीं पता था कि उसकी आकस्मिक टिप्पणी ने क्वो झो के दिमाग में 1000 शब्दों का निबंध लिख दिया था और उसे जीवन का गुरु माना जा रहा था। वैसे भी यीहे केवल पेड़ों की चोटी से बाहर नहीं देख रहा था। वह गुप्त क्षेत्र में जीवन के वितरण का पता लगाने के लिए अपने जीवन चुंबकीय क्षेत्र को भी बनाए रख रहा था। लेकिन उसने जो अजीब बात देखी वह एक झील का स्थान था जो उसके चुंबकीय क्षेत्र में पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा था, जैसे एक निर्वात क्षेत्र। जब चीजें असामान्य होती हैं तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। जहां धुआं है वहां निश्चित रूप से आग है, और जितनी बड़ी हवा और लहरें होती हैं, मछली उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। उसने दक्षिण पूर्व की ओर उंगली उठाई और क्वो झो को देखने के लिए कहा। वहां एक झील थी, इसलिए उन्हें देखने जाना था। वो निर्णायक रूप से क्वो झो को झील पर ले गया ताकि वह पूरी ताकत से आगे बढ़ सके। वे दोनों जल्दी से विशाल वृक्षों के जंगल से गुजरे और झील के किनारे पहुंचे। जब वे पहुंचे तो वहां पहले से ही 3 लोग इकट्ठे थे, जिनमें से एक यीहे का परिचित था। वह हुआंग यूली को देखकर हैरान रह गया, जिसने उसकी अचानक उपस्थिति पर मजाक उड़ाया। अच्छा, क्या यह हमारा शीर्ष स्कोरर नहीं है? हुआंग यूली ने उम्मीद नहीं की थी कि जिस हाई स्कूल के छात्र की उसने कुछ हफ्ते पहले मदद की थी, वो इतना शक्तिशाली होगा। जब उसने पदार्पण किया तो उसने यीहे को छूट वाले योद्धा व्यवसाय कार्ड के साथ प्रायोजित किया, और हालांकि यह कोई बड़ी मदद नहीं थी, लेकिन उसने इसे हमेशा याद रखा। उसके बगल में बैठा टीम का साथी, एक टैटू वाला गंजा आदमी, भी मजाक करने लगा जब उसे पता चला कि यूली एनसीटी के छोटे शीर्ष स्कोरर को जानती है। ठीक है, जल्दी करो और उसे हमसे मिलवाओ, चश्मा पहने दूसरे साथी ने कहा। आखिरकार ये शीर्ष स्कोरर काफी प्रभावशाली था जब वो कुछ समय पहले जानवरों की लहरों से लड़ रहा था। हुआंग यूली ने यीहे के योद्धा केंद्र में पहली बार प्रवेश की कहानी को संक्षेप में सुनाया, जिसने अन्य 2 साथियों को भाग्य के चमत्कार पर आश्चर्यचकित कर दिया। एक युवक जो सहयोग से मिला था, आधे महीने बाद सभी को आश्चर्यचकित कर देगा। उत्सुकता से यीहे ने पूछा कि हुआंग यूली कितने समय से वहां है। उसने जवाब दिया कि वे अभी कुछ समय पहले ही आए हैं, और उसके 2 साथी जो तैरने में अच्छे थे, रास्ता तलाशने के लिए झील में उतर गए। लेकिन जैसे ही हुआंग यूली ने यह कहना समाप्त किया, एक व्यक्ति पानी की सतह पर दौड़ा। वह हुआंग यूली और अन्य लोगों का एक साथी था। यू योंग ने स्पष्ट उत्साह के साथ सभी से कहा, जैकपॉट, हमने जैकपॉट मारा है दोस्तों, हम अमीर बनने वाले हैं। यह सुनकर हुआंग यूली ने यू योंग से जो उसने अभी कहा था उसे और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कहा। उन्हें यह बड़ी सफलता कैसे मिली? यू योंग ने समझाया कि झील के नीचे एक खंडहर है। यह सुनकर पूरी टीम, विशेष रूप से हुआंग यूली, बेहद उत्साहित हो गई। लेकिन यीहे को छोड़कर सभी ने यू योंग द्वारा बताई गई बात को समझा। उसने चू झो की बांह को सहलाया और उसे समझाने के लिए कहा, गुप्त क्षेत्र में कुछ रहस्यमय इमारतें हैं, जिनके बारे में संदेह है कि वे गुप्त दुनिया में किसी सभ्यता द्वारा छोड़ी गई है। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें सामूहिक रूप से खंडहर कहा जाता था। खंडहरों में गुप्त क्षेत्र में किसी सभ्यता द्वारा छोड़ी गई तकनीकें या कलाकृतियां हैं। चू झो ने रुककर फिर बोलना जारी रखा।
ऐसा कहा जाता है कि हमारे आधुनिक मानव मार्शल आर्ट और कई आनुवंशिक तकनीकों का सैद्धांतिक आधार इन खंडहरों से आता है। शायद यू योंग बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने महसूस किया कि दो बाहरी लोग ये हे और चू जो भी अपने साथियों को ये जानकारी बताने के बाद मौजूद थे। यू योंग ने अपने आसपास के माहौल का सर्वेक्षण किए बिना खबर लीक करने का मन ही मन पछतावा किया। उसने तुरंत दोनों को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। चू जो ने हत्या के इरादे को भांप लिया क्योंकि यू योंग ने अपनी कमर पर तलवार पर हाथ रखा था। लोग हर दिन पैसे के लिए मरते हैं, इसलिए उनके लिए खंडहरों के सामने एक दूसरे को मारना असामान्य नहीं है जहां हित महत्वपूर्ण है। वैसे भी जैसे ही यू योंग उलझने वाला था, हुआंग यूली ने गुस्से में चिल्लाते हुए उस बेवकूफ को रोक दिया। उसने चू जो के कंधे पर कोहनी रख दी। दोनों ने यू योंग को उपहास भरी नजरों से देखा। हुआंग यूली ने समझाया कि ये हे और चू जो एनसीटी के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर थे। उनकी ताकत अधिकांश सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा है, इसलिए उन्हें छापे में शामिल करना बेहतर होगा। इस पर यू योंग ने पूछा कि वे लूट का माल कैसे बांटने जा रहे हैं। ये सुनकर ये हे बेफिक्र हो गया। बाहरी सहायता के रूप में उन दोनों को उनके प्रयास के अनुसार आवंटित किया जाएगा। वे जितना अधिक योगदान देंगे उन्हें उतनी ही अधिक लूट मिलेगी। यू योंग की आंखें चमक उठी और ये देखकर कि शेष दो टीम के साथी सहमत हैं, उसने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये है अब एक असाधारण स्थिति में था और भविष्य में एक बड़ा शॉट बनने के लिए किस्मत में था, इसलिए यदि संभव हो तो उसके साथ दुश्मनी न करना बेहतर था। अंत में यू योंग ने रास्ता दिखाया और सभी ने उसका पीछा झील में किया। एक योद्धा की शक्तिशाली फेफड़ों की क्षमता पर भरोसा करते हुए वे 6 लोग झील के तल पर 30 मीटर तक गोता लगाते हैं। यू योंग ने पहले छोड़े गए निशान को ढूंढा और सभी को झील के तल पर एक गुफा में ले गया। गुफा में एक गुप्त मार्ग था। जब सभी पानी से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक भूमिगत गुफा में पाया। यू योंग के किनारे पर पहुंचने के बाद वो उलझन में बुदबुदाया, ये वास्तव में अजीब है। वह आदमी ली वेई कहाँ है? क्या उसे यहाँ रहने के लिए नहीं कहा गया था? शायद उसे कोई खजाना मिल गया हो और वह पहले चला गया हो। टैटू वाले आदमी ने थोड़ा गुस्से में कहा, जाहिर तौर पर यह सोचकर कि ली वेई बहुत अनुचित था। यू योंग ने वॉकी टॉकी निकाली और ली वेई को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यू योंग को बुरा लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन फिर हुआंग यूली ने शांति से पूछा, जब आप लोग इस भूमिगत गुफा में आए तो क्या आपने ये पता लगाया कि क्या राक्षस गतिविधियों के कोई संकेत हैं? नहीं, यू योंग ने जवाब दिया। ली वेई और मैंने सभी राक्षस चारा बम छोड़े, लेकिन एक भी राक्षस खरगोश दिखाई नहीं दिया। दूसरी महिला टीम के साथ ही हिल गए। ये भूमिगत गुफा बहुत खतरनाक लगती है और ली वेई भी गायब थी। शायद उन्हें खोज जारी नहीं रखनी चाहिए। इससे यू योंग नाराज हो गया और उसने जवाब में चिल्लाया, हमें खोज करनी चाहिए। अगर हम अपने सामने मौजूद धन और वैभव को लेने की हिम्मत नहीं करते हैं तो हम जीवन भर निम्न स्तर के योद्धा बनकर रह जाएंगे। जो लोग मौत से डरते हैं उन्हें अभी बाहर निकल जाना चाहिए जब तक वे कर सकते हैं। इस वजह से वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा, यहां तक कि वो महिला साथी भी चुप रही जिसने अभी अभी वापसी का प्रस्ताव रखा था। जैसा कि यू योंग ने कहा, अगर सोने का पहाड़ उनके सामने होता तो उसे न पकड़ना मानव स्वभाव के विरुद्ध होता। उस स्थिति में समूह आगे बढ़ता है। यू योंग ने सभी के लिए रास्ता दिखाया। ली वेई के संपर्क टूटने के कारण समूह अब बहुत चुप था, हमेशा संभावित खतरों से सावधान। यू योंग ने एक पराबैंगनी टॉर्च निकाली और उसे जमीन पर दिखाया। उसने और ली वेई ने पहले से जो निशान छोड़े थे वे पराबैंगनी टॉर्च के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। समूह धीरे धीरे भूमिगत गुफा में गहराई तक चला गया और सड़क संकरी और संकरी होती गई जब तक कि केवल एक व्यक्ति ही गुजर सकता था। वो अपनी आंखें झपकाते हुए संकरी सुरंग में चला गया। उसने अपना सिर कियू जो की आंखों से मिलाने के लिए घुमाया और होठों से बोलना शुरू किया। कियू जो, कुछ गड़बड़ है। हाँ, मैंने भी देखा, समय मेल नहीं खाता। उन दोनों ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि यह बहुत स्पष्ट था। हुआंग यूली ने कहा कि उनकी टीम अभी कुछ समय पहले ही झील पर पहुंची थी, ज्यादा से ज्यादा लगभग 10 मिनट। लेकिन यू योंग और ली वेई इतनी बड़ी झील के तल पर इस गुफा को खोजने में सक्षम थे और भूमिगत गुफा के माध्यम से उन्हें खंडहरों की ओर जाने वाला एक ऐसा छिपा हुआ मार्ग मिला। ये बिल्कुल किसी खेल में मानचित्र के परिप्रेक्ष्य जैसा है। शायद खंडहरों के बारे में समाचार का प्रलोभन बहुत बड़ा था, या शायद इसमें शामिल पक्ष भ्रमित थे जबकि आसपास के लोग अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अपने पूर्व साथियों का सामना करते हुए हुआंग यूली जैसे अनुभवी योद्धाओं ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। ये स्पष्ट रूप से एक घोटाला है। कियू जो जानना चाहता था कि क्या उसे यीहे के परिचितों को सचेत करना चाहिए और चले जाना चाहिए, लेकिन यीहे ने उसे घबराने से मना किया। उसके पास तुरुप का पत्ता था। कियू जो ने सिर हिलाया और चुप रहा। अगर यीहे को यकीन था तो सवाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। संकरी पगडंडी से बाहर निकलते ही समूह के सामने का दृश्य अचानक खुल गया। हुआंग यूली और टीम के अन्य दो साथी उदास दिख रहे थे। हुआंग यूली ने अचानक यू योंग से उन खंडहरों के बारे में पूछा जिनके बारे में उसने पहले बात की थी। वे जिस विशाल गुफा में थे उसका आकार एक फुटबॉल मैदान जितना था। हर कोने में बैलें लगी हुई थी। कई बैलें फीकी जादुई कोर से लिपटी हुई थी और उनके चारों ओर जादुई जानवरों की लाशें थी जो हड्डियों में बदल गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम गोता लगा रहे थे तो हमें कई जलीय राक्षस नहीं दिखे। पता चला कि उन्हें पहले ही एक शीर्ष शिकारी ने खा लिया था। अचानक दूसरी टीम की साथी चिल्लाए। जिस स्थान पर उसने इशारा किया वहां हवा में लटकी हुई बेलों से छेदी हुई एक सूखी लाश थी, और लाश ने जो कपड़े पहने थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह ली। पता चला कि उन्हें पहले ही एक शीर्ष शिकारी ने खा लिया था। अचानक दूसरी टीम की साथी चिल्लाए।
जिस स्थान पर उसने इशारा किया वहां हवा में लटकी हुई बेलों से छेदी हुई एक सूखी लाश थी, और लाश ने जो कपड़े पहने थे उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ली वेई थी। हुआंग यूली और उसकी महिला साथी चौड़ी आंखों से कांप रही थी, और युयांग ने खंडहरों के बारे में हुआंग यूली के पहले के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपना सिर पकड़े हुए, और खुद से विक्षिप्तता से बात करने लगा। ऐसा लग रहा था कि युयांग ने अपनी आखिरी थोड़ी सी समझदारी वापस पा ली है। वो अचानक पलटा और सभी की ओर देखा। ली वेई की मौत, उसके पीछे पड़ी लताओं, उसके भागने और ढेर सारी बकवास के बारे में कुछ असंगत बातें करते हुए। लेकिन अगले ही पल उसका सिर फूलने लगा, और कुछ सेकंड बाद यह आतिशबाजी की तरह फट गया, और उसके सिर के बीच से कई लताएं शैतान के तंबुओं की तरह हिलने लगी। उसके एक पल बाद एक चमकदार नीली रोशनी की किरण ने यू यांग के ऊपरी शरीर को डुबो दिया, और उन अजीब लताओं को भी परमाणु ऊर्जा ने नष्ट कर दिया। किसने सोचा होगा कि एक राक्षस इतना बुद्धिमान हो सकता है। दो योद्धाओं का शिकार करने के बाद उसने वास्तव में उनमें से एक के मस्तिष्क पर परजीवी बना लिया और उसे और अधिक शिकार को लुभाने के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ठंडी आंखों से पूरी गुफा में धीरे धीरे हिल रही गहरे हरे रंग की लताओं को देखा। चटकने की आवाज के साथ लताओं से उलझी एक विशाल चट्टान ऊपर से एक भयावह उल्का की तरह गिरी और उनके पीछे गिर गई, जिससे उनका पीछे हटना बंद हो गया। क्वो जोऊ ने इन भयानक लताओं को देखा और आखिरकार याद आया कि उसने इस तरह के राक्षस के बारे में एक किताब में पढ़ा था। यह एक दूसरे क्रम के राजा स्तर की जादुई जानवर प्रजाति थी, भूत दानव बेल। ये सुनकर हुआंग यूली और दो अन्य साथियों ने अपनी सांस रोक ली, डर से कांप रहे थे। राजा स्तर की रक्त प्रजाति का अनुमान साधारण स्तरों से नहीं लगाया जा सकता। यह स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ उनके जैसे कुछ पहले स्तर के योद्धा लड़ सके। उसने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। उसे परवाह नहीं थी कि यह किस स्तर का था, सभी को बस ये देखना होगा कि वह इसे कैसे टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन जैसे ही वह विशाल टाइटन मोड में प्रवेश करने वाला था, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। उनके पीछे ढहा हुआ मार्ग खुल गया और भयानक रक्त ऊर्जा वाला एक रहस्यमय योद्धा बह गया। उसके शरीर पर रक्त ऊर्जा ने आसपास की हवा को भी विकृत कर दिया, जिससे खूनी धुएं का एक लंबा निशान बन गया। इतनी क्यूई और खून के धुएं के साथ वह 8वें स्तर का योद्धा था। आप देखिए, मूल रूप से हुआलोन की रेडवुड माउंटेन के गुप्त क्षेत्र में आने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन जब उसने सुना कि गुप्त क्षेत्र में एक निश्चित व्यक्ति योद्धाओं को जानवर की लहर का विरोध करने में मदद करने के लिए भयानक परमाणु विकिरण क्षमताओं का उपयोग कर रहा था, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति ही था। गुप्त क्षेत्र में पहुंचने के बाद अपने लक्ष्य का पता लगाना बहुत आसान था। जब तक वह उन मार्गों का अनुसरण करता है जहां थोड़ी मात्रा में विकिरण बचा हुआ था, वही यह का ठिकाना पा सकता है। जब उसने यह को पाया तो ये ठीक उसी समय था जब यू योन झील से बाहर निकला था। और हालांकि हुआलोन उनसे बहुत दूर था जब उसने यह का स्थान पाया, उसने यू योन के खंडहरों का उल्लेख भी सुना। हुआलोन की सांसें थोड़ी तेज हो गई, इसलिए उसने कुछ समय के लिए रुकने का फैसला किया। यह और अन्य लोगों के झील के तल में प्रवेश करने और कार्रवाई करने से पहले खंडहरों को खोजने का इंतजार किया। गुप्त दुनिया में योद्धा अक्सर एक दूसरे को मारते हैं, और क्योंकि सबूत प्राप्त करना मुश्किल था, इसलिए सरकार अक्सर आंखें मूंद लेती है। इसलिए यह अपने भाई के हत्यारे और एनसीटी के शीर्ष स्कोरर को जिया साम्राज्य के प्रतिशोध की चिंता किए बिना मारने का सही अवसर था। यदि वह खंडहरों से कुछ मूल्यवान वस्तुएं अपने साथ ले जा सकता है, तो वह निश्चित रूप से किसी ऐसे देश में भाग जाएगा जो मुसीबत आने पर उसे शरण देने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हुआलोन ने अपनी सांसें छिपाई और समूह का पीछा करते हुए भूमिगत गुफा में चला गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अंदर जाते ही संकरी सुरंग को नष्ट कर दिया, जिससे हुआलोन का आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया। हुआलोन का दिल डूब गया और उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि उसका पर्दाफाश हो गया था। हुआलोन का मानना था कि यह ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया, भले ही उसने अपने दिल की धड़कन, सांस लेना और अन्य अवस्थाएं बंद कर दी और निलंबित अवस्था में चला गया। उसने वास्तव में यह को कमाका, और यह वह व्यक्ति होने के योग्य था जो अपने छोटे भाई को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर कर सकता था। दूसरी ओर यह ने अभी अभी हुआलोन की उपस्थिति देखी थी और वह इस बात से भी भ्रमित था कि रहस्यमय 8वें स्तर का योद्धा उसकी तलाश में था। यह पागल चाचा उसके लिए क्यों तरस रहा था? वह उस आदमी को जानता भी नहीं था। वह अचानक ही दौड़कर आया और कुछ बकवास करने लगा जैसे वे एक दूसरे को जानते हो। अजीब बात यह थी कि यह को ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमय योद्धा उसकी ओर देख रहा है, उस पर आक्रोश से। लेकिन यह एक भ्रम होना चाहिए, है ना? हुआलोन सीधे 8वें स्तर के योद्धा के खून और ऊर्जा के साथ बाहर निकला और पहले से ही ढह गई सुरंग को तोड़कर बुलडोजर से बाहर निकल गया और घोषणा की कि यह को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हुआलोन ने यह की दिशा में हमला किया, उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की आवाज की तरह थी। हवा में उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने कथित खंडहर स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली राक्षस की गुफा थी। आप देखते हैं, राक्षसी बेल अपने जीवन श्वास के आधार पर अपने शिकार का शिकार करती है, और इस समय हुआलोन की जीवन श्वास सबसे मजबूत थी, इसलिए वह राक्षसी बेल का प्राथमिक लक्ष्य बन गया। एक जोरदार धमाका हुआ और झील के तल पर पूरी गुफा हिल गई जैसे कि भूकंप आया हो। अनगिनत बेलें चट्टान की परतों को तोड़ती हुई हुआलोन की ओर बढ़ी। हुआलोन ने अनिच्छा से यीहे को देखा। शाप देते हुए हुआलोन ने यीहे से पूछा कि क्या यह भी उसकी योजना थी। यीहे की ओर हुआलोन का रास्ता अवरुद्ध था और वह केवल राक्षसी बेल के हमले का विरोध कर सकता था। आखिरकार यह एक राजा स्तर की रक्त प्रजाति थी। भले ही यह केवल 2 स्तर का था, फिर भी यह उसके जैसे अनुभवी योद्धा को गिरा सकता था।
भूत राक्षस बेल ने राक्षस बेलों की लहर के बाद लहर उठाई हुआलोन को मारने की कोशिश की, लेकिन हुआलोन के घूंसे और लात तोपखाने के गोले की तरह थे और उसके करीब अनगिनत बेलें टुकड़े टुकड़े हो गईं और उनका रस जमीन पर गिर गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि हुआलोन का ऊपरी हाथ था, राक्षस बेल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह क्यूई रक्त और मार्शल आर्ट को अवशोषित करती थी और तंत्रिका विषाक्त पदार्थों को छोड़ती थी। हुआलोन महसूस कर सकता था कि उसकी हालत खराब हो रही थी, जबकि राक्षसी बेल अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। यदि लड़ाई लंबे समय तक चली तो वह निश्चित रूप से वहां हार जाएगा। हुआंग यूली स्पष्ट रूप से चिंतित समूह को सूचित किया कि लड़ाई के कारण गुफा ढहने वाली थी, लेकिन उसे तुरंत रास्ते से हटने के लिए कहा गया। यी हे के शरीर पर गहरे नीले रंग की खुरदरी त्वचा उगाई थी और उसकी त्वचा की दरारों से क्रिस्टल नीली रोशनी बह रही थी। उसने अपना मुंह खोला और उसकी पीठ पर उभरी हुई रीढ़ की हड्डी एक के बाद एक नीली रोशनी से जगमगा उठी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ परमाणु श्वास की अधिकतम शक्ति जारी हुई और नीली रोशनी की एक धार जो सब कुछ तोड़ती हुई लग रही थी, सबके ऊपर चट्टान के निर्माण को तोड़ती हुई, चट्टान के निर्माण के ऊपर झील में जा गिरी और फिर झील से बाहर निकलकर आसमान में चली गई। ऊपर की खाई से बड़ी मात्रा में झील का पानी गुफा में बह गया और बाहरी दुनिया की ओर जाने वाला मार्ग भी द्वारा आश्चर्यजनक रूप से खोल दिया गया। उसने हुआंग यूली और उसके साथियों को पहले भागने के लिए कहा। यह सुनकर उन्होंने संकोच नहीं किया और जैसा उन्हें बताया गया था वैसा ही किया। आखिरकार उनमें से यी हे, हालांकि एक आधिकारिक मार्शल कलाकार नहीं था, सबसे मजबूत था। अगर वह पीछे हटने को कवर करने के लिए पीछे नहीं रहता तो दूसरे ऐसा नहीं कर पाते। भागने के बारे में सोचना भी मत। हुआलोन जोर से चिल्लाया और उसके शरीर से सारी मार्शल ऊर्जा फूट पड़ी। दर्जनों मीटर के दायरे में सभी राक्षस बैलें चकनाचूर हो गईं। उसने जमीन पर पैर पटक दिया और उसके पीछे हवा की एक लहर फूट पड़ी और वह मिसाइल की तरह यीहे की ओर दौड़ा। क्वोजो, जो पूरे समय पहरे पर था, ने पहले अवसर पर अपनी तलवार खींची और उसके रक्त की शक्ति फूट पड़ी। ठंडी विशेषता सामग्री से बनी इस तलवार में सारी ठंडी हवा डाल दी, जिसकी मार्शल ऊर्जा संचरण दर 82% तक थी। उसने अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाली तलवार के इरादे को सक्रिय किया और एक अत्यंत तेज तलवार ऊर्जा ने हवा में एक निर्वात क्षेत्र को काट दिया और जहां भी तलवार की ऊर्जा गुजरी वहां बर्फ की एक मोटी परत जम गई। हुआलोन ने एक मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी हवा के खिलाफ रगड़ने से एक ज्वाला पैदा हुई और उसके उग्र रक्त ने ज्वाला को रक्त लाल बना दिया। रक्त ज्वलंत मुट्ठी और बर्फीली तलवार के इरादे टकराए, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की धुंध बिखर गई। वह जानता था कि क्वोजो की तलवार प्रतिद्वंद्वी को नहीं रोक सकती। आखिरकार मार्शल आर्ट में अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए यह उसके ठीक पीछे पानी की धुंध में भाग गया, अपने परमाणु प्रकाश लड़ाकू शरीर को सक्रिय किया और भयानक परमाणु ऊर्जा उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा हुई। चमकदार नीली रोशनी ने पूरी भूमिगत गुफा को रोशन कर दिया क्योंकि यह ने अपनी परमाणु विस्फोटक मुट्ठी को सक्रिय किया। हुआलोन, जो यह के मुके से चौंक गया था, पीछे की ओर उड़ गया और पत्थर की दीवार से टकरा गया। हुआलोन ने मुंह से ताजा खून थूका और पत्थर की दीवार से बाहर रेंग गया। क्वोजो की सबसे मजबूत तलवार और यीहे के चार्ज किए गए मुके को प्राप्त करने के बाद उसकी त्वचा पर जलन को छोड़कर वह अभी भी एक शक्तिशाली आभा बिखेर रहा था। उच्च स्तरीय योद्धाओं की त्वचा, मांस और हड्डियां कठोर होती हैं और यहां तक कि उनके आंतरिक अंगों को भी हर तरह से कठोर किया जाता है। उनका पूरा शरीर लंबे समय से एक अविश्वसनीय रूप से कठिन हत्या मशीन में बदल गया है। उसने क्वोजो को पहले जाने के लिए कहा। क्वोजो ने अपनी तलवार घुमाने के बाद उसकी गति कमजोर हो गई। वह जानता था कि वह अभी की मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसने निर्णायक रूप से पीछे हट गया ताकि उसे कोई परेशानी न हो। क्वोजो के जाने के कुछ समय बाद गुफा ने भीख मांगी, बड़े पैमाने पर ढहने के लिए। अनगिनत चट्टानें नीचे गिरी, जिससे अंदर की मोटी भूतिया बैलें दिखाई देने लगी। इस बीच हुआंग यूली और दूसरे लोग किनारे पर खड़े थे। झील को गंदा होते हुए देखना और जमीन के ढहने की आवाज झील के तल पर गूंजती रही। यह स्पष्ट था कि राक्षसी बेल पूरी तरह से पागल हो गई थी और यह पूरी झील के तल को गड़बड़ कर रही थी। हुआंग यूली को राहत मिली जब क्वोजो भी किनारे पर आ गया, लेकिन उसने पाया कि यीहे क्वोजो का पीछा नहीं कर रहा था। यीहे कहाँ है? क्वोजो ने झील के तल को देखा और कुछ नहीं कहा। इस समय झील के पार एक चमकदार नीली बिजली चमकी, जिसने पूरी सतह को रोशन कर दिया। और जिस क्षण यी ने अपनी हथेली को काटा, घाव से महीन नीली बिजली का कट फूट पड़ा। हुआलोन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से यीहे की ओर दौड़ा, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक गगनभेदी धमाके के साथ यीहे के शरीर से एक चमकदार नीली बिजली फूट पड़ी और हुआलोन अनगिनत नीली बिजली की चपेट में आ गया। उसकी मांसपेशियां, जो मिश्र धातु की तरह सख्त थीं, बिजली को छूते ही कार्बनीकृत होने लगी। टाइटन परिवर्तन प्रकार की गंदगी पर हमले के समान प्रत्येक टाइटन ट्रांसफॉर्मर अपनी हथेली को काटकर रूपांतरित होता है और परिवर्तन के दौरान उनके शरीर से बहुत बड़ी ऊर्जा फूटेगी, जो आमतौर पर बिजली के रूप में निकलती है। चूंकि विशाल टाइटन परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा था, इसलिए ट्रांसफॉर्मर द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा भी प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी थी। इसलिए विशाल टाइटन की रणनीतिक विशेषताओं में से एक छोटे मानव परमाणु बम के रूप में उपयोग किया जाना है। एक विशाल जानवर की तरह दहाड़ते हुए यीहे बिजली की एक चमकदार नीली गेंद में बदल गया और फिर बिजली फट गई, जिससे सब कुछ एक भयानक ऊर्जा विस्फोट में डूब गया। क्वोजो और बाकी लोगों ने झील में मौजूद भयानक नीली ऊर्जा को पानी से बाहर निकलते देखा और दुर्घटनावश घायल होने से बचने के लिए जल्दी से झील से दूर चले गए। बड़ी मात्रा में जल वाष्प ऊपर उठा और उग्र नीली बिजली झील के आधे पानी के वाष्पित होने के बाद ही रुकी।
क्वो जो और बाकी लोगों ने धुंध में एक विशाल आकृति को चमकते हुए देखा, लेकिन जल्द ही विशाल काली छाया गायब हो गई, जिससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने इसे गलत देखा था। जैसे ही वे पहरे पर थे, एक नग्न यीहे किनारे पर पहुंचा और क्वो जो से कुछ कपड़े मांगे। क्वो जो ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक गहरे रंग की चमड़े की पैंट और एक टैंक टॉप निकाला और उसे यीहे की ओर फेंक दिया। पूरी तरह से कपड़े पहने हुए क्वो जो ने यीहे से अभी अचानक हुए विस्फोट के बारे में पूछा। यीहे ने समझाया कि यह रहस्यमय योद्धा था। वह वास्तव में एक प्लाज्मा बम ले गया था और राक्षस बेल के साथ मर गया। प्लाज्मा बम, क्या यह एक सैन्य तस्करी नहीं है? किस तरह के व्यक्ति के पास उस चीज तक पहुंच है? और मुझे लगता है कि अभी जो विस्फोट हुआ है वह प्लाज्मा बम से अधिक शक्तिशाली लगता है, क्यू जो ने संदेह से कहा। हालांकि रहस्यमय योद्धा के प्रकट होने के बाद कई चीजें बेमेल लग रही थी और सभी के पास इन चीजों के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। दूसरी ओर क्वो जो हमेशा की तरह तर्कसंगत था। उसने बताया कि विशाल बिजली और धुएं में विशालकाय प्लाज्मा बम की तरह नहीं लग रहा था। वह लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि यह प्लाज्मा बम था और क्वो जो ने गलत देखा। यीहे को राहत मिली जब क्वो जो ने सिर हिलाया और चतुराई से मामले में आगे नहीं बढ़ा। हर किसी के अपने रहस्य हैं, जिसमें वह और यीहे भी शामिल है। साथ ही यह बुरा होगा अगर क्वो जो को उसकी राक्षस टेम्पलेट क्षमताओं के बारे में पता चले। यीहे पहले से ही थोड़ा भारी भरकम था और हुआलोंग उसके द्वारा कुचल दिया गया था। उसने लाश खोद दी, लेकिन सौभाग्य से उसे भूत राक्षस बेल का जादुई कोर मिल गया। वैसे भी जब वे मौत से बचकर निकले थे, हुआंग यूली और उसके दो साथी बहुत थक गए थे और पहले से ही उस गुप्त स्थान को छोड़ने की योजना बना चुके थे। उसने यीहे से न केवल उनके पीछे पीछे चलने के लिए माफी मांगी, बल्कि उन्हें बचाने के लिए उसे परेशान भी किया। जब वह गुप्त क्षेत्र से निकलेगा तो वे उसे मुआवजा देंगे। उसने उसे इतना विनम्र न होने के लिए कहा। वह इस परेशानी को उसके द्वारा किए गए उपकार का बदला मानेगा। हालांकि अगर वह उसे कोई मुआवजा देती है तो क्या वह हमेशा उसका एहसान नहीं मानेगा? हुआंग यूली ने दिल खोलकर मुस्कुराया और इस मामले के बारे में और कुछ नहीं कहा। उसने यीहे को अलविदा कहा और अपने दो साथियों के साथ चली गई। अगले 2 दिनों में यीहे और क्वो जो ने गुप्त क्षेत्र का पता लगाना जारी रखा। जीवन चुंबकीय क्षेत्र की शक्तिशाली धारणा के साथ यीहे और क्वो जो ने कई आध्यात्मिक दवाइयां पाई। हालांकि उन्हें रक्त जैड फल जैसी कोई जादुई और दुर्लभ आध्यात्मिक दवा नहीं मिली, फिर भी यह एक फलदायी फसल थी। तीसरे दिन तक यीहे और क्वो जो को लगा कि उन्होंने पर्याप्त फसल काट ली है और वे रेडवुड माउंटेन के गुप्त क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अंत में उन दोनों ने जो लूट का माल पाया था उसे आपस में बांट दिया गया, जिसमें यीहे ने शेर का हिस्सा ले लिया। जब दोनों गुप्त क्षेत्र की दरार से बाहर आए तो वे मैंग्रोव पर्वत के वर्तमान स्वरूप को देखकर थोड़ा चौंक गए। रेडवुड पर्वत, जो कभी बंजर था, वह इस अवसर का लाभ उठाकर यीहे के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करना चाहता था और शायद भविष्य में वह उससे दुर्लभ और बड़ी मात्रा में सामान खरीद सकेगा। बैंक कार्ड में बड़ी रकम जमा होने के बाद यीहे को एक नई कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। यह सारा पैसा अभी भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति के 10% सुधार के बराबर नहीं था। बाजार में आमतौर पर उपलब्ध आनुवंशिक औषधियां और सफेद जादू और हरे जादू के कोर भी लगभग कोई सुधार नहीं देते हैं। यह सोचकर वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह पता चला कि टेम्पलेट की भूख बहुत ज्यादा थी, खुद उससे ज्यादा मेजबान से। यीहे एक उच्च स्तर की आनुवंशिक दवा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उस तरह की चीज खरीद प्रतिबंधों के अधीन थी और उसकी वर्तमान स्थिति उसे इसे खरीदने का विशेषाधिकार भी नहीं देती थी। यदि यीहे संगतता की डिग्री में सुधार करना चाहता है तो उसे रक्त जैड फल जैसा एक और दुर्लभ खजाना प्राप्त करना होगा, लेकिन उस तरह की चीज की आपूर्ति कम थी और अगर वह इसे खरीदना भी चाहे तो पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठी जब उसे एहसास हुआ अपनी ताकत को बेहतर बनाने का एक और तरीका था, और यह कोई और नहीं बल्कि मार्शल आर्ट तकनीक थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में वह पूरी तरह से डेमोरा के टेम्पलेट की शक्तिशाली क्षमताओं पर भरोसा करते हुए लू किंगजू और अन्य को हराने में सक्षम था। हालांकि मार्शल आर्ट के मामले में वह उन मार्शल आर्ट मास्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकता था। शक्तिशाली रक्तरेखा क्षमताओं के कारण ही उसका ऊपरी हाथ था। यह महसूस करने के बाद यीहे ने उस एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोचा जिसके पास सबसे अच्छे सामाजिक संबंध थे और जो उसे उन्नत मार्शल आर्ट प्राप्त करने में मदद कर सकता था, प्रिंसिपल लाउडेंग। इस एहसास के साथ वह तुरंत एनसिटी के एक मिडिल स्कूल की दिशा में भाग गया। प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल लाउडेंग ने यीहे को एक कप गर्म चाय पिलाई, उसके कंधों की मालिश की और कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका चैंपियन अभी भी अपने अल्मा मैटर से मिलने वापस आएगा। अपने अनुभव के साथ इस बूढ़े कमीने ने स्वाभाविक रूप से देखा कि यीहे के पास पूछने के लिए कुछ है। उसने खुशी खुशी सफेद शराब की एक बोतल निकाली जिसमें एक दुर्लभ जिनसिंग अमृत भिगोया हुआ था। यह औषधीय शराब थी जो उसने अभी अभी पिंगी फार्मेसी के मालिक ली यूटेन से प्राप्त की थी। उसके अनुसार कोई भी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इस खजाने की बोतल को मना नहीं कर सकता जो रक्त परिसंचरण को सक्रिय कर सकती है, उसके यांग को मजबूत कर सकती है और स्वास्थ्य को बनाए रख सकती है। जब प्रिंसिपल ने यह देखा तो उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठी। ऐसा लगता है कि हमारा शीर्ष स्कोरर वास्तव में एक अच्छा छात्र था जो न केवल चरित्र और शिक्षा में अच्छा है बल्कि अपने बड़ों का भी सम्मान करता है। उसने प्रिंसिपल से कहा कि अपने बड़ों का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। यही उसके उपहार का कारण था जो उनके जिया देश का एक बढ़िया पारंपरिक गुण है। प्रिंसिपल ने और कुछ नहीं कहा और यीहे ने अपना उपहार सौंप दिया। जिस क्षण उसने ऐसा किया उसे पता था कि यह उसके लिए खुलकर बोलने का अवसर है। उसने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उसका कोई संबंध है।
वह मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। हालांकि बाजार में कई मार्शल आर्ट मौजूद हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर अलग अलग क्वालिटी की थी और हाई एंड मार्शल आर्ट बेहद दुर्लभ थे। योद्धा के लिए ज्यादा शक्तिशाली मार्शल आर्ट प्राप्त करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, विश्वविद्यालय के भीतर स्कूल के छात्र योगदान बिंदुओं के जरिए इसे भुना सकते हैं। दूसरा प्रकार योद्धा परिवार के भीतर पारित मार्शल आर्ट है, जैसे कि लियू परिवार की गुप्त तकनीकें, जो एक मार्शल आर्ट थी जिसे केवल परिवार के मुख्य सदस्य या बाहरी लोग ही सीख सकते थे जिन्होंने परिवार में विशेष योगदान दिया हो। यही कारण है कि लियू किंगजू, को जो और यहां तक कि शीर्ष स्कोर ये भी मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं के शिखर पर अटके रहे और उन्हें योद्धाओं के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया। यह स्पष्ट रूप से प्रतिभा की कमी के कारण नहीं हो सकता, और यह शारीरिक आधार की कमी के कारण भी नहीं था। आखिरकार सिर्फ काया के मामले में ये तीन शीर्ष मार्शल आर्ट प्रशिक्षु कई मार्शल कलाकारों से बेहतर थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट को योद्धा बनने के लिए सभी प्रशिक्षण विधियां केवल कॉलेज में ही सीखी जा सकती हैं। देश नागरिकों को मार्शल आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के तरीकों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देता है। केवल कॉलेज के छात्र ही असली योद्धा बन सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल लाओ डैंग पर भरोसा करना चाहता है, जो एनसीटी के शिक्षा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ताकि उसे कोई रास्ता मिल सके। उत्सुकतावश प्रिंसिपल ने पूछा कि यह मार्शल आर्ट सीखने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने तक इंतजार क्यों नहीं करना चाहता। वह बहुत अधीर था। उसने पहले ही विश्वविद्यालय में आवेदन कर दिया था, जिसे स्वीकार किए जाने की उसे 100% निश्चितता थी। यी ने प्रिंसिपल को अपना सबसे ईमानदार हस्ताक्षर वाला कदम बताया और कहा कि वह वास्तव में सुधार करना चाहता है। उन चमकदार आंखों को देखकर प्रिंसिपल अनिच्छा से इस मामले में यी की मदद करने के लिए सहमत हो गया। आखिरकार उसके पास एक विशेष प्रतिभा थी और उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उसकी खुद की उपलब्धियों से अधिक होंगी। और शिक्षकों के रूप में उन्हें छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना चाहिए और एक मृत अंत पर स्थिर नहीं होना चाहिए। वह धूर्त कामीना ई वेन ने प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया और कहा कि नियम खत्म हो चुके हैं और उनके जैसे लोगों के लिए नहीं है। प्रिंसिपल लाओ डैंग जैसे शिक्षकों का होना शिक्षा उद्योग के लिए वरदान है, जो बदलाव को समझते हैं। ये सब सुनकर प्रिंसिपल खुशी से झूम उठे। अगले दिन दोपहर में ये जो प्रशिक्षण के बाद शौवर से बाहर निकले ही थे, को प्रिंसिपल का फोन आया। प्रिंसिपल ने उनके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था, इसलिए उन्हें अब वहां जाने की जरूरत थी। उन्होंने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने किस मार्शल आर्ट परिवार के लिए कहा है, तो उनकी आंखें पूरी तरह से अविश्वास में चौड़ी हो गईं। जाहिर है, लियू परिवार उन्हें अपने परिवार की गुप्त तकनीकें सिखाने के लिए तैयार था। यह अद्भुत था लेकिन संदिग्ध था। लियू परिवार अपने परिवार की गुप्त तकनीकें सिखाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है, जब उनके परिवार के मुकुट का रत्न लियू चेंगक्सू सैकड़ों हजारों दर्शकों के सामने उनके द्वारा पराजित किया गया था। क्या प्रिंसिपल लियू परिवार के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहा था? उसे कई संदेह थे, लेकिन उसने फिर भी जाने का फैसला किया। लियू परिवार के पास एनसीटी के बाहरी इलाके में एक लीज पर ली गई जागीर थी, जो उनकी पारिवारिक जमीन थी। इस बीच कुछ समय बाद एनसीटी के बाहरी इलाके में लियू चेंगक्सू, एक आदमी जो एक शानदार काले चश्मे और चमड़े की जैकेट में था, झुककर एक काले रंग की संशोधित मोटरसाइकिल चला रहा था जिसकी कीमत लगभग 2 मिलियन युआन थी। इसका इंजन एक सुपरकार के इंजन जैसा था, जो पूरी सड़क पर भिनभिनाने वाली आवाज निकालता था। उसके पीछे एक गोरी लड़की उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए थी, उसके बाल तेज हवा से उसके पीछे उड़ रहे थे। एक अभूतपूर्व उत्तेजना महसूस करते हुए उसने लियू चेंगक्सू को और भी कसकर गले लगाया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वह कितना शानदार है। खूबसूरत महिला द्वारा उसकी तारीफ किए जाने पर लियू चेंगक्सू को और भी गर्व महसूस हुआ। लेकिन जब वह शेखी बघारने ही वाला था, तो अचानक एक आकृति उसके ठीक बगल में दिखाई दी और उसे आसानी से डरा दिया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही निकला, जिसने लियू चेंगक्सू को तेज गति से गाड़ी चलाते समय विचलित न होने की सलाह दी। अगर वह असुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाता है और कुछ भयानक होता है, तो उसके प्रियजन ही रोएंगे। यी ने लियू चेंगक्सू के बगल में अपनी छोटी पीली साइकिल चलाते हुए ये कहा। लियू चेंगक्सू को अपमानित महसूस हुआ कि एक कंगाल बाइकर ने खुद की तुलना उससे करने की हिम्मत की। उसने अपनी मोटरसाइकिल के हैंडल को कसकर घुमाया और उसके नीचे का स्टील का जानवर उग्र रूप से दहाड़ने लगा। एक पल में लियू चेंगक्सू ने यी को पीछे छोड़ दिया और उसे बीच की उंगली दिखा दी। यी की स्थिति चाहे जो भी हो, वह उसके बराबर होने के लायक नहीं था। फिर से उसके पीछे बैठी गोरी लड़की ने उसे इतना मर्दाना होने के लिए सराहा। यी ने भावशून्य होकर बस देखा, क्योंकि वे धीरे धीरे दूरी बढ़ाते जा रहे थे। अचानक दोनों ने अपने पीछे एक भिनभिनाने की आवाज सुनी, जिसने मोटरसाइकिल की आवाज को भी दबा दिया। रियरव्यू मिरर में एक नीली रोशनी की लकीर दिखाई दी और करीब से देखने पर पता चला कि यही अपनी साइकिल चला रहा था। यी ने केवल अपने पैरों में परमाणु प्रकाश लड़ाकू शरीर मोड को सक्रिय किया और रॉकेट की पूंछ की लौ जैसी नीली रोशनी ने उसे एक फ्लैश में दोनों से आगे धकेल दिया। लियू चेंगक्सू अपनी प्रेमिका की तरह एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, आश्चर्य कर रहा था कि एक साझा साइकिल इतनी तेज कैसे हो सकती है। यह एक भयानक हवाई जहाज से भी तेज था। वह लियू के मनों के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और जब उसने महल जैसी इमारत को देखा, तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, हालांकि उसने स्वीकार किया कि यह जगह शानदार लग रही थी। पूरे लियू परिवार के मनों की सेटिंग लियू परिवार के महल पर केंद्रित थी, जिसके चारों ओर घेरे में विभिन्न उद्यान परिदृश्य बनाए गए थे। मनों में हरे पौधों को विभिन्न आकृतियों में काटने के लिए पेशेवर माली नियुक्त किए गए हैं। मुख्य रूप से जानवर और विभिन्न कांस्य मूर्तियां और पाक फव्वारे भी हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो खाली मनों में बहुत सुंदरता जोड़ते हैं।
लियू परिवार का महल अपने आप में बहुत अधिक गंभीर और गरिमापूर्ण था, जिसमें ऊंची पत्थर की दीवारें और शिखर थे। साथ ही एक पुराने जमाने की स्थापत्य शैली और एक मजबूत ऐतिहासिक विरासत थी, जिससे महल के सामने खड़े होने पर किसी को भी डर लगता था। यह एक धनी मार्शल आर्ट परिवार से अपेक्षित था। वे उसके जैसे नवधनाढ्यों से बिल्कुल अलग थे। ये ने तब लियू परिवार की जागीर में किसी भी शक्तिशाली प्राणी का पता लगाने के लिए अपने जीवन चुंबकीय क्षेत्र को सक्रिय किया। जब उसने ऐसा किया तो उसने उनमें से कई को पाया। उस समय दूर से उसने एक सफेद पोशाक में एक सुंदर आकृति को जागीर के द्वार की ओर आते देखा। ये लियू चेंगक्सू थी। लियू चेंगक्सू ने अपनी सहपाठी का स्वागत करते समय अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अपना ठंडा व्यवहार किया था। यह देखकर उसने पूछा कि क्या वह उसे देखकर दुखी है। लियू चेंगक्सू ने अपना सिर नीचे किया और जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे देखकर खुश हो। ये खुश हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि युवा मिस को चिढ़ाना इतना मजेदार होगा। लियू चेंगक्सू ने लाल चेहरे के साथ समझाया कि उसकी मां ने उसे उसका अभिवादन करने और स्वागत करने के लिए कहा था। लियू चेंगक्सू ने यी की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और रास्ता दिखाने के लिए तेजी से आगे चल दिया। उसने अब उसे चिढ़ाने की योजना नहीं बनाई थी। वह बस चुपचाप उसके पीछे चला गया और लियू की जागीर के दृश्यों की प्रशंसा की। जागीर के मुख्य द्वार पर 2 नौकरानियां खड़ी थीं, जो बेदाग शिष्टाचार और पोशाक पहने हुए थीं। लियू चेंगक्सू को प्रणाम करने के बाद उन्होंने उनके लिए दरवाजा खोला। महंगे हाई एंड कालीन पर कदम रखते हुए वह एक शानदार और भव्य सजावट वाले विशाल हॉल में चला गया। ऊंची छत और विशाल मेहराबदार खिड़कियों ने पूरे स्थान को उज्जवल और शानदार बना दिया। गेट के सामने की दीवार पर लियू परिवार के क्रमिक प्रमुखों के स्वचित्र थे, जो लियू परिवार की विरासत और आत्मविश्वास को दर्शाते थे और बाहरी लोगों के लिए परिवार की महिमा और चमक को प्रदर्शित करते थे। लियू चेंगक्सू ने अपना सिर उठाया और अपनी मां को घोषणा की कि ये आ गई है। ऊंची एड़ी के जूतों की फर्श पर क्लिक करने की तीखी आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और परिपक्व आकर्षण, गरिमा और शालीनता वाली एक खूबसूरत महिला को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते देखा। लियू चेंगक्सू की मां की सुंदरता समय बीतने के साथ फीकी नहीं पड़ी है। इसके बजाय पुरानी लाल शराब की तरह उसका स्वभाव अधिक सुगंधित और आकर्षक हो गया है। उसने अपनी सांस रोक ली और अपने दिल में प्रधानमंत्री चाओ चाओ का नाम चिल्लाया, ये कहते हुए कि वह आखिरकार समझ गया है। जिस दिन लियू परिवार के मनों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हुई, लियू चेंगक्सू घर लौटी ये सोचकर कि उसे उसकी सख्त मां डांटेगी। वह सजा स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मां ने उसे आने के तुरंत बाद एक कप चाय पर मनो अध्ययन में बुलाया। किन लैन ने व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी के लिए एक कप चाय बनाई। उसका हर कदम शिष्टाचार में त्रुटिहीन था। लियू चेंगक्सू नरक की तरह घबराई हुई माफी मांगने वाली थी, लेकिन उसकी मां ने उसे एक आलसी और सुरुचिपूर्ण स्वभाव का खुलासा करते हुए एक उठे हुए हाथ से रोक दिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने और यी नाम के लड़के के बीच लड़ाई का सीधा प्रसारण देखा और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यी की ताकत ऐसी थी कि भले ही वह इंपीरियल कैपिटल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में हो, फिर भी वह एक अंधेरा होगा, उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। लियू चेंगक्सू चुप रही। उसने बस अपना सिर नीचे कर लिया और न तो बैठी और न ही अपने सामने चाय की चुस्की ली। किन लैन ने अपनी बेटी को जाने दिया, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद आगे बोली, आपकी पीढ़ी में आप ही एकमात्र हैं जो लियू परिवार की भारी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। आपके छोटे भाई की क्षमता सीमित है और वह लियू परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन आप आखिरकार एक लड़की हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं। किन लैन ने लियू चेंगक्सू के खूबसूरत चेहरे को बड़ा किया। आपके पिता का निधन जल्दी हो गया और अब हमारे लियू परिवार के पास हमारा समर्थन करने वाला कोई स्वामी नहीं है। इसलिए हमारी पारिवारिक शक्ति के पास इस छोटे से शहर रनकिंग में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई बड़ा परिवार आपसे शादी के लिए कहता है तो हमें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि लियू परिवार को जब्त कर लिया जाएगा और सदियों पुरानी नींव दूसरों को सौंप दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा लड़का लगता है, जिसमें असाधारण प्रतिभा, साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि और उज्जवल भविष्य है। मैंने जो देखा है उसके अनुसार वह निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है। मैं तुम दोनों को एक साथ जोड़ना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो? इस विचार से लियू चेंगक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी मां ने अपनी आक्रामक फीनिक्स आंखों से सीधे उसकी आंखों में देखा। लेकिन लियू चेंगक्सू के कुछ कहने से पहले किन लैन ने कहा कि उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले उसे यी के साथ घुलने मिलने की कोशिश करनी चाहिए। वर्तमान में वापस किन लैन सीढ़ियों से नीचे उतरी और आधिकारिक तौर पर यी का लियू परिवार में स्वागत किया। उसने विनम्रता से एक गंभीर भाव के साथ अभिवादन किया, अपने मन में उभरे हुए मनमौजी विचारों को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने एक उपहार पेश किया, लेकिन किन लैन बस भावहीन होकर देखती रही। मैंने प्रिंसिपल लाओ डेंग से सुना है कि आप कुछ उन्नत मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। उसने जवाब दिया कि वह सही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के किन लैन ने कहा कि उसकी बेटी उसे रास्ता दिखाएगी। ये थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन लैन इतनी उदार होगी। किन लैन बची हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी, उपहार लिया, लेकिन देखने या जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि वह क्या है। उसने बस इतना कहा कि उसकी बेटी यी को लियू परिवार के मार्शल आर्ट मंडप में ले जाएगी। चूंकि मंडप में मार्शल आर्ट को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसके पास अंदर अध्ययन करने के लिए केवल एक दिन होगा। मार्शल आर्ट मंडप में शेनहुआंग मार्शल आर्ट के 3 सेट थे। ये उन्हें सीख सकता है या नहीं यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है।
जब ही ने सुना कि वह शिनहुआंग मार्शल आर्ट भी सीख सकता है तो वह एक बार फिर हैरान रह गया। उसने सोचा कि कुछ और अधिक उन्नत मार्शल आर्ट सीखना पर्याप्त होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि किनलैन उसे शिनहुआंग मार्शल आर्ट सीखने का अधिकार देगी। उसे समझ में नहीं आया कि प्रिंसिपल लाओ डैंग के बारे में ये कहे कि उसका चेहरा बहुत बड़ा है, या कि किनलैन बहुत उदार है, या वह उस पर निवेश कर रही है। आखिरकार इतने सारे लाभ हैं, ये बिना कारण के नहीं हो सकता। फिर भी केक पहले से ही उसके सामने था और वह इसे खाने से इनकार नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर उसके सामने चाकू भी हो तो भी वह उसे नहीं खाएगा। उसे पहले क्रीम चाटकर साफ करनी थी। समझ गई मैडम। फिर ये लू परिवार को धन्यवाद देना चाहेगा। उसने किनलैन के बजाय लू परिवार को धन्यवाद दिया। इसका मतलब बहुत अलग हो सकता है। इसका मतलब था कि यही ने लू परिवार से वादा किया था। अगर भविष्य में लू परिवार को उसकी जरूरत होगी तो वह अपना वादा पूरा करेगा। किनलैन यीहे के चतुर जवाब से बहुत संतुष्ट थी और जितना ज्यादा वह यीहे को देखती उतना ही उसे वह अच्छा लगता। दूसरी ओर यीहे ने देखा कि किनलैन ने अचानक उसे कैसे देखा और उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया है। किनलैन को अलविदा कहने के बाद लू किंगजू यीहे को मैनर से बाहर मार्शल आर्ट मंडप के बहुत लंबे गलियारे में ले गया। रास्ते में दोनों फिर से अकेले थे और लू किंगजू को उसकी मां द्वारा दी गई सूक्ष्म नजर याद आ गई। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर पाया कि लू किंगजू और भी शर्मीली हो गई थी। लू किंगजू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो? लू किंगजू ने इससे इनकार किया, लेकिन जब ये अचानक तेजी से उसके पास गया और उसकी आंखों से मिला तो लू किंगजू एक डरी हुई हिरण की तरह घबरा गई और जल्दी से आधा कदम पीछे हट गई। आप देखिए, लू किंगजू पहले कभी किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी, लेकिन उस संक्षिप्त क्षण में वह अपने दाहिने गाल पर उसकी गर्म सांस भी महसूस कर सकती थी, जिससे उसका प्यारा चेहरा अचानक गर्म हो गया, जिसमें पहाड़ की चोटी पर फूल की ठंडक का कोई निशान नहीं था जो वह कभी थी। उसने पूछा कि वह इतना करीब क्यों आ रहा था। वह लू किंगजू का पीछा करता हुआ एक भूमिगत पत्थर के कक्ष में आया। उनके सामने एक बड़े पत्थर के दरवाजे की एक प्राचीन, मोटी और खुरदरी सतह थी। ये महसूस कर सकता था कि इन पत्थरों की सामग्री निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। ये की जिज्ञासा को देखते हुए लू किंगजू ने समझाने की पहल की। पत्थर का दरवाजा पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन से बना था, जो गुप्त क्षेत्र से उत्खनित एक विशेष पत्थर था। यह बिना टूटे जुवानमू मास्टर लेवल की आक्रमण शक्ति को भंग कर सकता है। बेशक जब ही ने ये सुना तो उसने पूछा कि क्या वह इसे मुक्का मार सकता है। लू किंगजू को उम्मीद नहीं थी कि यह पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टोन के बारे में सुनने के बाद ऐसी अजीब बात कहेगा। क्या यह को इस पत्थर के जादू पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए? जिस क्षण उसने यह से कहा कि वह कोशिश कर सकता है, उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसके शरीर की हर कोशिका हिंसक रूप से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने लगी। परिचित चमकदार नीली रोशनी ने मुट्ठी को ढक लिया। यह देखकर लू किंगजू का सुंदर चेहरा उदास हो गया। उस नीली चमकती मुक्का मारने की तकनीक के बारे में भयानक यादें याद आ गईं और उसने बस अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। एक गूंजती हुई धमाके के साथ मुट्ठी हवा में फट गई और पत्थर की दीवार से टकरा गई। हिंसक हवा की लहर ने लू किंगजू की सफेद स्कर्ट को एक तरफ उड़ा दिया। अप्रत्याशित रूप से नीली ऊर्जा का प्रभाव विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय ये पत्थर की दीवार द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गया और पानी पर लहरों में बदल गया, हल्कों में घुल गया और झुलस गया। उसने स्पष्ट रूप से अपने सबसे मजबूत और भयंकर मुक्का को महसूस किया। लेकिन जिस क्षण इसने पत्थर की दीवार को छुआ, यह समुद्र पर मुक्का मारने और दलदल में डूबने जैसा था। 90% से अधिक शक्ति अवशोषित हो गई थी। यीहे को असफलता के क्षणों का अनुभव करते हुए देखना दुर्लभ था और लू किंगजू को यह मजेदार लगा। उसने अपने मुंह के कोनों को ढक लिया जो अवचेतन रूप से मुड़े हुए थे। उसने पत्थर की दीवार खोली, यीहे का अंदर स्वागत किया। तेज कदमों के साथ यीहे लू परिवार के मार्शल आर्ट मंडप में प्रवेश किया। अंदर की सभी मार्शल आर्ट अलमारियों पर प्रतियों के रूप में प्रदर्शित की गई थी। वे पंक्तियों में व्यवस्थित लग रहे थे जो चमकदार और प्रभावशाली था। लू किंगजू ने समझाया कि अंदर की मार्शल आर्ट को शरीर की गति, रक्षा, क्षैतिज प्रशिक्षण, तलवारबाजी और बहुत कुछ में विभाजित किया गया था। अगर यीहे उनमें से कुछ सीखना चाहता है तो उसे इसे एक्सेस करने के लिए बस एक आईडी कार्ड का उपयोग करना चाहिए। लू किंगजू ने यीहे को एक काला और सुनहरा कार्ड दिया। फिर उसने शिनहुआंग मार्शल आर्ट के बारे में पूछा। वे मार्शल आर्ट मंडप के सबसे गहरे हिस्से में छोटे पत्थर के कक्ष में थे। उसने शांति से उत्तर दिया। साथ ही यीहे को प्रवेश करने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करना होगा। लेकिन तुम सिर्फ एक दिन में शिनहुआंग मार्शल आर्ट को नहीं समझ पाओगे, तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मूल बातें ही सीख सकते हो। उसने किसी और चीज की ओर उंगली उठाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरी माँ द्वारा तुम्हें शिनहुआंग मार्शल आर्ट तक पहुंच देना जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ मार्शल आर्ट की किताबें चुन सकता हूं जो शिनहुआंग मार्शल आर्ट के बाद दूसरे नंबर पर हैं और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। यह सुनकर वो उसे फिर से चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम मेरी खातिर सोच रही हो? इस चिढ़ाने वाले सत्र के कारण लू किंगजू अब अपनी इस सहपाठी से बात नहीं करना चाहता था। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके प्यारे छोटे सिर की चिंता न करे। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। अगर वह कुछ सीखना चाहता है तो उसे स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत सीखना होगा। इसलिए अगर उसके सामने शिनहुआंग मार्शल आर्ट रखी गई और उसके पास इसे सीखने की हिम्मत नहीं है, तो क्या उसे घर जाकर टेम्पलेट संगतता पर कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए? इसके अलावा किनलैन ने उसके लिए शिनहुआंग मार्शल आर्ट सीखने के अधिकार खोले, जो एक निवेश और एक परीक्षण दोनों था। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता था
यदि वह इस स्तर को पार नहीं कर पाता या जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता, तो उसे शायद लू के मनों में फिर कभी आमंत्रित होने का मौका नहीं मिलता। यह है कि दृढ़ता को देखते हुए लू किंगजू ने फिर कुछ नहीं कहा। आप देखिए, शिन्हुआंग मार्शल आर्ट को संग्रहित करने वाला गुप्त कमरा और भी अधिक सुरक्षित था। इसलिए अत्यंत दुर्लभ प्रकार के काले गुणवत्ता वाले शक्ति परिवर्तन पत्थर का उपयोग किया गया था। और इस काली शक्ति परिवर्तन पत्थर की दीवार के निर्माण के लिए सामग्री जुटाने के लिए लू किंगजू के परदादा की पीढ़ी उन्हें इकट्ठा करती रही है। लू किंगजू अधिक बार बोलती थी, जो असामान्य था। वह स्पष्ट रूप से अपने परिवार के इतिहास पर बहुत गर्व करती थी। काले पत्थर का दरवाजा खुला और यह है कि सामने 3 तिजोरियां दिखाई दी। प्रत्येक तिजोरी टैंक की बमबारी का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। एक बार गलत पासवर्ड 5 बार दर्ज किए जाने पर अंदर मौजूद शिन्हुआंग मार्शल आर्ट की मूल प्रति स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएगी। यह है ने 2 जानी पहचानी मार्शल आर्ट फ्लोटिंग शैडो और हन्युवान जेड फिंगर के नाम देखे, जो बिल्कुल वही 2 थे जिनमें लू किंगजू ने महारत हासिल की थी। तीसरी शिन्हुआंग मार्शल आर्ट का नाम द डेविल इन द फ्लेश था और यह ने कभी लू किंगजू को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। लू किंगजू ने समझाया कि शिन्हुआंग मार्शल आर्ट सीखने का तरीका देखना नहीं है, बल्कि निर्माता द्वारा छोड़ी गई मार्शल कविता को महसूस करना है। अगर यह इसे महसूस नहीं कर सकता है या उसके मार्शल कलाकार की विशेषताएं मार्शल कविता के साथ संघर्ष करती हैं, तो वह अपने परिवार की शिन्हुआंग मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू नहीं कर सकता। संक्षेप में, शिन्हुआंग मार्शल आर्ट जीवित थे। और यह मार्शल कलाकार नहीं था जो मार्शल आर्ट चुनता था, बल्कि मार्शल आर्ट मार्शल कलाकार को चुनता था। लू किंगजू के स्पष्टीकरण के बाद यह को समझ में आया कि लू किंगजू ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में तीसरी शिन्हुआंग मार्शल आर्ट का उपयोग क्यों नहीं किया। यह प्रतिभा की समस्या नहीं थी, बल्कि विशेषताओं का संघर्ष था। लू किंगजू जैसी खूबसूरत लड़की द डेविल इन द फ्लैश नामक एक कठोर मार्शल आर्ट के साथ कैसे संगत हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर यह है इस प्रत्यक्ष और हिंसक शिन्हुआंग मार्शल आर्ट के लिए बहुत उपयुक्त थी। उसने द डेविल इन द फ्लैश को चुना। लू किंगजू ने उसके लिए कोड क्रैक किया और तिजोरी खुल गई, जिसमें एक मांसल और क्रूर आदमी की कांस्य मूर्ति दिखाई दी। पूरी मूर्ति जीवंत थी और हर मांसपेशी जीवंत थी। उसने पाया कि मूर्ति की मांसपेशियों के बीच के अंतराल में दुष्ट भूत चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। एक वीर पुरुष की यह मूर्ति, जो भूतों को दबाने वाली थी, पूरी तरह से जानलेवा आभा प्रदर्शित करती थी। मूर्ति के प्रकट होने के बाद उसे दुष्ट भूतों की चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता है कि शिन्हुआंग मार्शल आर्ट एक किताब नहीं, बल्कि एक मूर्ति थी। केवल मूर्तियां ही नहीं, बल्कि पेंटिंग या बर्तन भी। मूल रूप से कोई भी चीज मार्शल राइम का वाहक हो सकती है। यह मार्शल मास्टर की रहस्यमय कलाओं में से एक है, लू किंगजू ने तड़पते हुए कहा। केवल मार्शल मास्टर ही मार्शल आर्ट की लय को संघनित कर सकते हैं और इसे वस्तुओं से जोड़कर भावी पीढ़ियों को विरासत सौंप सकते हैं। कई मार्शल आर्ट न केवल योद्धा की युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने में विफल रहते हैं, बल्कि छिपी हुई चोटें भी छोड़ देते हैं। लेकिन केवल शिन्हुआंग मार्शल आर्ट ही ग्रैंड मास्टर द्वारा बनाई जा सकती है। उच्च सीमा का मतलब उच्च गुणवत्ता भी है। लू किंगजू गुप्त कमरे से बाहर चला गया और येक्सी के लिए जगह छोड़ दी। बाकी की यात्रा केवल येक्सी द्वारा ही पूरी की जा सकती थी। येक्सी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मार्शल आर्ट की कविता को कैसे महसूस किया जाए। इसलिए उसने लू किंगजू से पूछा, लेकिन उसने बस इतना जवाब दिया कि अगर येक्सी किस्मत में है, तो वह मार्शल आर्ट की कविता को समझ पाएगा। वह थोड़ा निराश लग रहा था। उसे यह भी लगा कि लू किंगजू बदला लेने के लिए उसके अनुभव के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था। वैसे भी चूंकि यह भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है, इसलिए उसने प्रतीक्षा करने के लिए झपकी लेने का फैसला किया। वह लेट गया और बिना कुछ कहे सो गया, जिससे लू किंगजू, जो निगरानी कैमरे के माध्यम से ये को देख रहा था, अवाक रह गया। हालांकि वयुन वाहक के सामने सोना भी एक तरीका है। उसने सोचा कि येक्सी और भी कोशिश करेगा, जैसे खून टपकाना या घुटने टेकना और ध्यान करना। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे सो जाएगा। जब येक्सी ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में पाया, जहां हर जगह मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल थी। यहां तक कि सिंहासन पर क्रोधित चेहरे वाले बुद्ध का भी एक हाथ टूटा हुआ था। क्या इसे मार्शल राइम को महसूस करना कहते हैं? जाहिर है, येक्सी तीसरे शिन्हुआंग मार्शल आर्ट की मार्शल राइम की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। लेकिन वह किसी भी मार्शल ऊर्जा को महसूस नहीं कर सका, और यहां तक कि डेमोरा के टेम्पलेट की परमाणु प्रतिक्रिया भी सक्रिय नहीं हो सकी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साधारण व्यक्ति के कमजोर रूप में वापस आ गया हो। सौभाग्य से उसका राक्षस सिस्टम टेम्पलेट अभी भी वहां था। इसने पता लगाया कि मेजबान की चेतना एक विशेष स्थान पर थी, और मेजबान को अचानक मरने से बचाने के लिए सिस्टम मेजबान के आध्यात्मिक शरीर को आशीर्वाद देगा। अचानक ऊपर से एक दबंग और क्रूर आवाज येक्सी के कानों में घुसी। केवल एक असली आदमी ही मेरी मार्शल आर्ट को विरासत में ले सकता है, अन्यथा मैं इसे जमीन में सड़ने देना पसंद करूंगा। लड़का, मुझे साबित करो कि तुम लोहे से बने एक असली आदमी हो। किसी बिंदु पर क्रोधित बोधिसत्व की एकमात्र बची हुई भुजा पर जंगली भालू जितना बड़ा एक क्रूर व्यक्ति बैठा था। वह भेड़िए की तरह अपनी जंगली आंखों से येक्सी को घूर रहा था। उसने अपना सिर उठाया और उस रहस्यमय व्यक्ति को घूरता रहा, जो बिल्कुल मूर्ति जैसा दिख रहा था। जब आंधी आएगी तो रात में सैकड़ों भूत घूम रहे होंगे। जब वह समय आएगा तो तुम्हें मेरे लिए इस जीर्ण शीर्ण मंदिर की रखवाली करनी होगी, और इस क्रोधित चेहरे वाले बुद्ध को बुरी आत्माओं द्वारा अपवित्र नहीं होने देना चाहिए। यदि तुम सफल हो जाते हो, तो मैं तुम्हें कम से कम घर की रखवाली करने की क्षमता प्रदान कर सकता हूँ।
हालांकि यदि तुम असफल हो जाते हो तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि भूत तुम्हारे आध्यात्मिक शरीर को खा जाएंगे और तुम फिर कभी मार्शल आर्ट की खेती नहीं कर पाओगे। यदि तुम काया हो तो जल्दी से भाग जाओ। ठंडी बारिश की एक बूंद टूटी हुई छत से गुजरी और यिक्सी के चेहरे पर टपक पड़ी। वह होश में आया और पाया कि क्रोधित चेहरे वाले बोधिसत्व की बाह पर बैठा दुष्ट व्यक्ति गायब हो गया था। और बारिश का मतलब यह भी है कि परीक्षण शुरू हो गया है। बारिश और भी तेज होती जा रही थी और बाहर की दुनिया में सिर्फ तेज हवा के साथ अंधेरा था। वह महसूस कर सकता था कि अनगिनत दुर्भावनापूर्ण आंखें उस पर नजर रख रही हैं। उसे क्रोधित बोधिसत्व के सिंहासन के पीछे से एक जंग लगी और टूटी हुई तलवार मिली। उसने तलवार पकड़ी और उनमें से प्रत्येक ने तलवार से खंडहर मंदिर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। पीली गड़गड़ाहट ने यिक्सी के चेहरे को रोशन कर दिया। यह गड़गड़ाहट एक संकेत की तरह लग रही थी, जिससे बाहर की अंधेरी दुनिया उबल रही थी। एक आंधी आई और 100 राक्षसों की रात की परेड शुरू हुई। उसने अंधेरे में एक छाया को अपनी ओर भागते देखा और उसने अपनी तलवार से छाया के सिर पर वार किया। जिस क्षण तलवार की धार छाया को छूती है, जंग लगी तलवार के शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। छाया बुरी तरह चीखती है और राख में बदल जाती है। जैसा कि अपेक्षित था, परीक्षण में एक योद्धा को सैकड़ों भूतों के खिलाफ निहत्थे लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छिपे हुए प्रॉप्स होने चाहिए। यिक्सी उत्साहित हो गया और अब खंडहर मंदिर में वापस नहीं गया। इसके बजाय उसने हमला करने की पहल की, अपनी तलवार को सीधे बाहर के अंधेरे की ओर घुमाया। यिक्सी के पीछे दुष्ट आदमी फिर से दिखाई दिया। उसने यिक्सी को तिरस्कार से देखा और अपने हाथ में तलवार लेकर खंडहर मंदिर से बाहर निकल गया। इस वयोन परीक्षण में सैकड़ों भूत मेरी बुरी आत्मा के निवासी है। एक साधारण मार्शल कलाकार खंडहर मंदिर की सुरक्षा को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बार परीक्षण में आने वाला व्यक्ति एक और मूर्ख है। मार्शल कलाकार वास्तव में प्रत्येक पीढ़ी के साथ बदतर होते जा रहे हैं। दुष्ट आदमी ने आह भरी। जैसे ही वह यिक्सी के शरीर को लेने के लिए नीचे जाने वाला था, वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। यह बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? सैकड़ों भूत उसके करीब क्यों नहीं आ सकते? मंदिर के बाहर वह जो तलवारबाजी का उपयोग करना नहीं जानता था, बस बेतरतीब ढंग से तलवार चलाता था। अगर कोई भूत पास आता तो वह उसे काट देता और काम हो जाता। उन दुष्ट आत्माओं के हमलों से बचने और बचाव के लिए एक दुष्ट भूत चिल्लाया और अपने पंजे यिक्सी की ओर घुमाए, लेकिन उसके पंजे उसे छूते ही निकल गए। हमला अप्रभावी था। उसने पलटकर तलवार से दुष्ट भूत को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक दुनिया में सिस्टम स्वचालित रूप से मेजबान की रक्षा करेगा, जिससे यिक्सी हमलों से प्रतिरक्षित हो जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास इस दुनिया के अंदर एक अजेय सुनहरा शरीर है? यिक्सी के हाथ में टूटी हुई तलवार उसके कछुए की तलवार के कौशल के तहत ऊपर नीचे उड़ती रही, बाएं और दाएं वार करती रही, एक के बाद एक दुष्ट भूत को काटती रही जैसे खरबूजे और सब्जियां काटती है। इसने दुष्ट आदमी को अचंभित कर दिया। उसने जो स्तर निर्धारित किए थे, वे इतने सरल कब हो गए? जैसे ही हवा चली, वह अपने हाथ में तलवार लेकर गर्व से खड़ा था। लेकिन वे क्रूर दुष्ट आत्माएं इस समय छोटे मेमनों की तरह पीछे हट गईं और यिक्सी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर कि सैकड़ों भूत यिक्सी को कुछ नहीं कर सकते, दुष्ट व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रकट होना पड़ा। लड़के, तुमने ये कैसे किया? तुम मेरी मार्शल आर्ट से प्रभावित नहीं हो? उसने जवाब दिया कि यह कड़ी मेहनत और लगन के अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं है। कितना अच्छा और सुविधाजनक बहाना है। फिर भी, चूंकि तुम सैकड़ों भूतों को वश में कर सकते हो, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा निभाऊंगा और यह विरासत तुम्हें सौंप दूंगा। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे स्वीकार कर सकते हो या नहीं। खंडहर मंदिर में क्रोधित चेहरे वाला बोधिसत्व गिर गया, जिसके नीचे एक सूखा कुआं दिखाई दिया। अथाह काला कुआं लोगों को इसे देखने मात्र से ही बेचैन कर देता था। कुएं में दुष्ट आत्मा का सार है, जिसे दुष्ट व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में संघनित किया था। शरीर में राक्षस को पनगु बनाने की तकनीक भी कुएं में थी। अगर तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपनी बात पूरी करने से पहले ही नीचे कूद गया। वह दुष्ट आदमी क्षण भर के लिए अवाक रह गया, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और यिक्सी से उम्मीदें रखने से खुद को नहीं रोक सका। अच्छा, यह बढ़िया है। मैंने पहली बार किसी ऐसे युवक को देखा है जिसका व्यक्तित्व इतना अनोखा है। आप देखिए, जब वह दुष्ट आदमी जीवित था तो वह एक हीरो था जो एस लेवल से गुजरा था। गुप्त क्षेत्र, वह शरीर में शैतान का उपयोग करने के लिए जीवित रहा और वह अपने शरीर को कैद करके मर गया। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, उसकी ऊर्जा और रक्त कम होने लगा और उसके शरीर में दबी बुरी आत्माएं उसे वापस खाने लगी। वह भटकने लगा और अपने आसपास के लोगों को भी मार डाला। फिर से वही गलती न करने के लिए उसने आत्महत्या करने का विकल्प चुना। अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने शरीर में सभी बुरी आत्माओं और आत्मा को अपनी मार्शल आर्ट शैली के साथ मिलाया और उन्हें मूर्ति में डाल दिया। हालांकि 100 साल बीत चुके हैं और मार्शल राइम स्पेस में बुरी आत्मा बहुत हद तक खत्म हो गई है, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक साधारण मार्शल कलाकार झेल सकता है। अगर यिक्सी उस बुरी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है जिसने उसकी विफलता का कारण बना, तो वह निश्चित रूप से शरीर में शैतान के रास्ते पर खुद को पार कर जाएगा। अवलोकन कक्ष के अंदर वापस किनलैन अपनी बेटी के साथ शामिल हो गई, क्योंकि दोनों ने यी को सोते हुए देखा और मार्शल राइम स्पेस में प्रवेश किया। चिंतित और भ्रमित ल्यू किंगजू की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने फर्श पर उसकी अचानक प्रतिक्रिया देखी। उसने अपनी मां से पूछा कि क्या हो रहा है। उसके सो जाने के बाद ल्यू किंगजू अभी भी उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान देख सकता था, जैसे कि वह अपने सपने में कुछ खुश कर रहा हो।
अब भूतों को दबाने वाले मांसल आदमी की मूर्ति अचानक पतली हवा से टूट गई और उसे लगा जैसे उसे सुई चुभ गई हो। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और उसके रोमछिद्रों से खून के निशान भी रिसने लगे। किन लैन इस स्थिति से हैरान नहीं थी। उसने अपने हाथ में सिगरेट का एक गहरा कश लिया और फिर सांस छोड़ी। उसके बालों के पीछे छिपी आकर्षक फीनिक्स आंखों की जोड़ी रहस्यमय और गहन दिखाई दी। यह तीसरी शिन्हुआंग मार्शल आर्ट लू किंगजू के दादा ने अपने बाद के वर्षों में संयोग से हासिल की थी। उन्होंने पहले भी अभ्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके ग्रैंडमास्टर स्तर की साधना के साथ वे मूर्ति में मार्शल आर्ट से सीधे तौर पर दूर हो जाएंगे और उन्हें आंतरिक चोटें भी लग सकती हैं। तब से लू परिवार में कोई भी इस मार्शल आर्ट का सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाया है। चून की शक्ति असाधारण है, इसलिए शक्ति प्राप्त करने का तरीका आम लोगों के लिए असहनीय होना चाहिए। अगर वह मुकुट पहनना चाहता है तो उसे इसका भार उठाना होगा। और चूंकि उसने इस मार्शल आर्ट की शक्ति को स्वीकार करना चुना है, तो वह किन लैन ने निगरानी फुटेज को देखते ही रुक गई और उसकी आत्मविश्वास भरी आंखें, जो सब कुछ गणना करने में सक्षम लग रही थी, ने भ्रम का एक दुर्लभ क्षण दिखाया। उसने देखा कि वह जाग रहा था, और सिर्फ जागने ही नहीं, वह कमीना भी खींच रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह आराम से सो गया था। लू किंगजू ने अवचेतन रूप से किन लैन को एक घबराई हुई मुस्कान के साथ देखा। माँ, ऐसा लगता है कि इस मार्शल आर्ट को सीखने में यह की परीक्षा उतनी रोमांचक नहीं है जितना आपने वर्णन किया है। मूर्ति, जो मूल रूप से आकर्षण से भरी थी, अब सुस्त और नीरस हो गई है। हालांकि नक्काशी अभी भी सुंदर थी, लेकिन इसमें पहले जैसा डराने वाला आकर्षण नहीं था, क्योंकि आकर्षण का वह निशान पहले से ही यह के शरीर में है। वह उठा और अपना सम्मान दिखाया, उसे तीसरी शिन्हुआंग मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बड़े का धन्यवाद किया। दुष्ट व्यक्ति द्वारा कहे गए अंतिम शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। लड़के, तुम सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिससे मैं कभी मिला हूं। शायद तुम गुप्त क्षेत्र की सच्चाई का पता लगा सको। यह एक ऐसा कार्य है जिसे हमारे पूर्ववर्तियों ने पूरा नहीं किया है, इसलिए मैं इसे तुम पर, युवा पीढ़ी पर छोड़ता हूं। इसके जवाब में वह केवल इतना ही कह सका, वरिष्ठ, तुम गलत हो, मैं सिर्फ धोखा दे रहा था। गुप्त क्षेत्र के बारे में सच्चाई का पता लगाने और मानव जाति के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने के महान मिशन की तुलना में ये को लगता है कि अब उसे जो शक्ति मिली है वह अधिक वास्तविक है। उसने अपनी हथेलियों को कस लिया और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बुदबुदाया। मांस और खून ने शैतान को कैद कर लिया, शरीर शूरा जैसा है। हालांकि ये के पैनल गुण बिल्कुल भी नहीं बढ़े, लेकिन उसने समझा कि शिन्हुआंग मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के बाद उसकी युद्ध शक्ति पहले की तुलना में कम से कम दोगुनी हो गई थी। तभी पत्थर का दरवाजा खुला और किन लैन, जो हमेशा सुरुचिपूर्ण और गरिमामयी थी, ने जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते पर कदम रखा। ये है, क्या तुमने इसमें महारत हासिल कर ली है? ये सुनकर वह मुस्कुराया, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। हाँ, मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। लू किंगजू, जो अपनी माँ के पीछे पीछे चली आई थी, सोच रही थी कि क्या उसने गलत सुना है, और यहाँ तक कि उसे अपने जीवन पर भी संदेह होने लगा। जब भी वह अतीत में दी गई प्रतिभा की उपाधि के बारे में सोचती तो वह बिना किसी स्पष्ट कारण के शर्मा जाती, क्योंकि असली प्रतिभा उसके ठीक सामने खड़ी थी। किन लैन भी चुप थी, अविश्वास की नजर से ये को देख रही थी। ये कैसे संभव था? अपनी बेटी की प्रतिभा के साथ भी उसे एक हफ्ते तक बिना सोए मार्शल राइम स्पेस में रहना होगा। दूसरी ओर ये को केवल कितना समय लगा? 1 घंटा। क्या ये ने वास्तव में थोड़ी देर सोकर इसे सीखा? यह देखकर ये के पास माँ और बेटी को अपना कौशल दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये ने अपनी मार्शल ऊर्जा को प्रसारित किया, अपनी डेंटियन से उत्पन्न जादुई शक्ति को अपनी हथेली में इकट्ठा किया। मार्शल ऊर्जा मूल रूप से अदृश्य थी, लेकिन ये ने जो मार्शल ऊर्जा प्राप्त की, वास्तव में लाल रंग का एक गहरा रंग था। यह वह दुष्ट आत्मा थी जिसे उसने मार्शल राइम की दुनिया से सीखा था। अगर उसे इसे समझाना होता तो शायद ये किसी खेल में जादू की तरह होता। इसे और अधिक घातक बनाने के लिए इसे उसकी मार्शल ऊर्जा में जोड़ा जा सकता है। एक नई तकनीक, पहाड़ को रोकने वाली मुट्ठी को सक्रिय करते हुए ये की पीठ एक बड़े धनुष की तरह तनावग्रस्त हो गई और उसने अपने कोर से ताकत लगाई और अपनी मुट्ठी को काले और लाल जानलेवा ऊर्जा में लपेटकर मुक्का मारा। हवा का प्रवाह फट गया, जिससे चीखें निकली जो बुरी आत्माओं के रोने जैसी लग रही थी। मार्शल आर्ट जीनियस लियू किंगजू की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह मुक्का और मजबूत आफ्टरशॉक से अत्यधिक उच्च शुद्धता महसूस कर सकती थी। उसे भूत जैसी चीख भी सुनाई दी। क्या वह दुष्ट आत्मा यही थी जिसका उल्लेख किया गया था? अप्रत्याशित रूप से किन लैन ने अपनी आंखों में एक हैरान नजर के साथ ही को देखा। हालांकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान उसे इस युवक से लगाव हो गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी उसे कमांकेगी। जब उसने किन लैन की उग्र निगाहों को महसूस किया तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैडम, उसने घबरा कर सोचा, आपकी बेटी अभी भी आपके साथ थी। क्या आप और अधिक संयमित हो सकते हैं? मैं प्रधानमंत्री कहलाना नहीं चाहता। सहपाठी ये है, चूंकि आप पहले से ही एक जियानहुआंग मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुके हैं, क्या आप अन्य 2 सीखना चाहेंगे? आपके पास सीखने के लिए अभी भी बाकी दिन है। लियू किंगजू ने ये के शानदार प्रदर्शन के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। अधिक से अधिक वह थोड़ी निराश थी, क्योंकि वह हर तरह से ये से कमतर लग रही थी। उसका मन अभी भी बहुत शुद्ध था। ये सुनकर किन लैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और असहाय होकर अपना सिर पकड़ लिया। क्या मेरी प्यारी बेटी वास्तव में मूर्ख थी या वो मूर्ख होने का नाटक कर रही थी? आपने कहा था कि आप ये के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो आप पूरे परिवार की संपत्ति उसे क्यों दे रही है?
हालांकि किनलैन ये में निवेश कर रही थी, लेकिन वह उसे अपने योग्य दामाद के रूप में अपनाने के लिए भी तैयार थी। उसकी बेटी लियू परिवार की सारी संपत्ति कैसे दे सकती है, जबकि ये लियू परिवार का सदस्य भी नहीं था। ये के साथ अपने पिछले आदान प्रदान के बारे में सोचकर किनलैन को सिरदर्द होने लगा। उसे एक दिन के भीतर उसे कोई भी मार्शल आर्ट सीखने देने की व्यवस्था पर पछतावा हुआ। कौन जानता था कि यह लड़का इतनी जल्दी सीख जाएगा। उसने वास्तव में ये की क्षमता को कम करके आंका। उसने लियू किंगजू को जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक ज़्यानहुआंग मार्शल आर्ट की किताब उसके लिए लंबे समय तक पचाने के लिए पर्याप्त थी। वह अभी अन्य मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा। उसने किनलैन को सम्मानपूर्वक अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसे घर पर कुछ काम निपटाने थे। ठीक है, मेरी बेटी तुम्हें विदा कर सकती है। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और सोच समझकर आगे कहा, मैंने हाउसकीपर से सुना कि तुम यहाँ एक साझा बाइक पर आए हो। क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अगर तुम चला सकते हो तो घर वापस जाने के लिए गराज से एक कार ले लो। यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। उसने सोचा कि किनलैन वास्तव में एक उदार व्यक्ति थी। क्या वह उसे एक और निवेश उपहार के रूप में एक लग्जरी कार दे रही थी? जब ये ने इसके बारे में सोचा तो उस आदमी के नीचे काली मोटरसाइकिल जो गोरी लड़की को ले जा रहा था, वह शांत और सुंदर दोनों थी। उसने पूछा कि क्या कोई मोटरसाइकिल है? बेशक, क्या छात्र ये को मोटरसाइकिल चलाना पसंद है? ऐसा लगता है कि आपको मेरे परेशान करने वाले बेटे जैसा ही शौक है। काश मेरा बेटा भी आपके जैसा अच्छा होता। किनलैन ने इत्मीनान से जवाब दिया, फिर हाउसकीपर को बुलाया और उसे लियू किंगजू के संग्रह में से सबसे अच्छी मोटरसाइकिल निकालने के लिए कहा। और लियू किंगजू की बात करें तो वो वर्तमान में मनो के बगीचे में टहल रहा था जब उसे हाउसकीपर आंटी होंग से पता चला कि उसकी मां ने एक दामाद को आने के लिए आमंत्रित किया है। लियू किंगजू जानना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन था। उसकी बहन प्रतिभाशाली और सुंदर दोनों थी। वो एक प्रतिभाशाली सुंदरता थी जो 100 साल में केवल एक बार इन सिटी में दिखाई देती है। हर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर अचानक उसे ये के साथ हुई मुठभेड़ याद आ गई। उसका दिन बर्बाद हो गया क्योंकि उसने गोरी लड़की को डरा दिया था। लियू किंगजू के अनुसार उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह फिर से उसके रास्ते में न आए। अचानक कुछ उसके पास से गुजरा। लियू किंगजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्या वह व्यक्ति वही व्यक्ति नहीं था जो साझा बाइक चला रहा था? वह मेरी मोटरसाइकिल पर सवारी करके क्या कर रहा है? रात के समय ये के अपार्टमेंट के अंदर ये ने इसे निगलने से पहले जादू के कोर के टुकड़े को सॉस में डुबाने का फैसला किया। पिछली बार उसने जो राक्षस कोर निगला था उसका स्वाद अच्छा नहीं था, इसलिए इस बार उसने स्वाद बढ़ाने के लिए सॉस डालने का फैसला किया। लुढ़कती गर्मी उसके अंगों और हड्डियों में भर गई। फिर ये ने सिस्टम टेम्पलेट को बुलाया। रेडवुड माउंटेन के गुप्त क्षेत्र में वापस ये ने कोलोसल ह्यूमनॉइड टेम्पलेट और लीजेंडरी डेमोरिस टेम्पलेट को सुपरइम्पोज किया, जिनकी संगतता अब क्रमशः कई अवशोषण और 21% के बाद 85 थी। उन्होंने पहली बार सुपरजाइंट ह्यूमनॉइड का इस्तेमाल किया और ये लगभग 50 मीटर लंबा था। हालांकि साधारण राक्षसों की तुलना में इसे एक विशालकाय जानवर कहा जा सकता है, लेकिन रेडवुड माउंटेन के गुप्त क्षेत्र में पहाड़ों जितने बड़े रहस्यमय जीवों की तुलना में यह अभी भी बहुत छोटा है। ये वह बड़ा होना चाहता था, इसलिए उसने कोलोसल टाइटन टेम्पलेट में सभी बिंदु जोड़ दिए। उसने सोने के पैटर्न के साथ हरे जादू कोर को उठाया, उसे कुछ सॉस में डुबोया और निगल लिया। ये अपने डेमोरिस टेम्पलेट को अवशोषण के लिए बढ़ाने के लिए विशेष जादू कोर का उपयोग करने के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके भीतर ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा और एक तीव्र बिजली ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। लेकिन कष्टदायी प्रक्रिया के बाद डेमोरिस टेम्पलेट के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। सिस्टम टेम्पलेट ने कहा कि एक विशेष पौधे के जीवन रूप के आनुवंशिक अनुक्रम को अवशोषित करने के बाद एक विशेष उत्परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। सिस्टम टेम्पलेट जानना चाहता था कि क्या मेजबान टेम्पलेट को उत्परिवर्तित होने से रोकना चाहेगा। वह इससे हैरान था। आखिरकार उत्परिवर्तन का मतलब है कि यह अन्य विशेषताओं के साथ एक राक्षस टेम्पलेट बन जाएगा। यदि परिणाम एक लाभकारी विशेषता बन जाते हैं तो यह ठीक है। हालांकि अगर यह एक हानिकारक विशेषता बन जाती है तो यह एक नकारात्मक विकास होगा। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ये ने निर्णायक रूप से हाथ चुना। इसके बारे में अब और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जुआ खेलने की योजना बनाता है और सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद करता है। और जैसा कि किस्मत में था, उत्परिवर्तन ने एक एस रैंक परमाणु टेम्पलेट को अनलॉक कर दिया, जिससे वह पूरी तरह से अवाक रह गया। जब सैवेज ट्रेस डेमोरिस टेम्पलेट 100% तक पहुंच जाता है तो इसके स्टार यूनिवर्स डेमोरा में बदलने की 2% संभावना थी। जब उसने ये पढ़ा तो उसने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। अकेले नाम से स्टार यूनिवर्स डेमोरा बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसके लिए मौजूदा टेम्पलेट को 100% तक पहुंचने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि उसे इसे जल्दी से अपग्रेड करना था। अप्रत्याशित रूप से ये की कल्पना उसके अपार्टमेंट परिसर से कुछ ही दूरी पर अचानक हुए हंगामे से बाधित हुई। उसने सोचा कि क्या हो रहा है? क्या यह एक आतंकवादी हमला हो सकता है? ये के अपार्टमेंट परिसर के बाहर की सड़कों पर एक तेज गर्जना ने कई हथियारबंद लोगों को निर्देश दिया, क्योंकि दर्जनों पुलिस कारों ने पूरे क्षेत्र में भीड़ को खाली कर दिया और एक परिधि बना ली। अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, जिसने उसे सतर्क और संदिग्ध बना दिया। वह जानता था कि मूल मालिक का व्यक्तित्व अलग थलग था और इस समय कोई भी दोस्त उसके घर नहीं आएगा। उसने कोई डिलीवरी या पैकेज ऑर्डर नहीं किया था, तो इस समय बाहर कौन हो सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर अचानक उस पल बदल गई जब वह अपने पीछे खुली खिड़की की ओर मुड़ा और एक शांत स्वर में उसने रहस्यमय अदृश्य घुसपैठिए से पूछा कि क्या वह जानती है कि यह कौन है?
ये है कि जानकार निगाहों के नीचे खिड़की के चारों ओर की हवा विकृत और कंपन करती है। फिर कुछ सेकंड बाद अचानक कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। बहुत ही सेक्सी फिगर वाली यह रहस्यमयी महिला एक सफेद नैनो बैटल सूट पहने हुए थी जो उसकी त्वचा से कसकर चिपकी हुई थी, जो उसके सुडौल फिगर को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। दुर्भाग्य से उसने एक काला परावर्तक मुखौटा भी पहना हुआ था, इसलिए उसका असली चेहरा नहीं देखा जा सकता था। लेकिन वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी कि यह छोटा सा साथी कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। मूल रूप से वह ये है कि अपार्टमेंट में कुछ छिपाना चाहती थी और जब वह वहां थी तो उसकी याददाश्त को सुविधाजनक ढंग से बदलना चाहती थी। लेकिन अब जब उसके लक्ष्य ने उसे खोज लिया है तो उसे थोड़ा कष्ट सहने देना होगा। बेहतर होगा कि वह भागने की कोशिश न करे। जरा भी डरे नहीं और किसी तरह की भागीदारी नहीं चाहते हुए उसने चुपचाप पूछा कि वह कौन है और उसके अपार्टमेंट में क्या कर रही है। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उसके सामने फर्श पर छाया ने एक जहरीले सांप की तरह उस पर ऊर्जा की एक धारा को बंद कर दिया। उस पल में यीहे को एहसास हुआ कि उसके पास युद्ध के मैदान को बाहर ले जाने का कोई तरीका नहीं है। उस मामले में इसे छोड़ो, उसके पास वैसे भी इतनी बचत थी, इसलिए वह एक और घर खरीद सकता था। हैरान रहस्यमय महिला याओ येमी ने पूछा कि वह क्या बकवास कर रहा था। नाटकीय प्रभाव के लिए उसने जवाब देने के लिए एक पल लिया और समझाया कि याओ येमी पहले से ही एक मृत महिला थी। वैसे भी उसी पल सड़कों पर पसीने से लथपथ वर्दी में कई योद्धा झोई नामक एक आदमी से लड़ रहे थे। इतने सारे विशेष योद्धाओं की घेराबंदी का सामना करते हुए झोई वास्तव में ऊपरी हाथ रखता है जब तक कि वह अचंभित नहीं हो जाता और एक शक्तिशाली मुक्का उसके पेट में मारा जाता है। प्रतिद्वंद्वी की मार्शल ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों में घुस गई और चुभने वाले दर्द ने झोई को दर्द में अपने निचले हिस्से को जकड़ने पर मजबूर कर दिया। विशेष पुलिस के सैनिकों में से एक ने अपने समूह को झोई को उस समय नीचे गिराने का निर्देश दिया जब उसने कोई दोष प्रकट किया। आप देखिए, ये विशेष पुलिस के लड़ाके युद्ध में सहयोग करने में अच्छे थे। और झोई द्वारा दोष प्रकट करने के बाद सभी ने चुपचाप उसका पीछा किया और झोई को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि झोई हारने वाला था, लेकिन वह बहुत अधिक आराम महसूस कर रहा था क्योंकि सभी का ध्यान उसकी ओर था। ये याओ येमी को स्वर्ण जीन के साथ भागने के लिए समय खरीदने की उसकी योजना थी। ये सोचकर झोई एक पागल विजेता की तरह जोर से हंसा और यहां तक कि सभी सशस्त्र पुलिस का विरोध करने के लिए मौत से लड़ने के लिए निषिद्ध रक्त जलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया। लपटें उठी, सड़कों को रोशन कर दिया। लेकिन जैसे ही लड़ाई तेजी से तीव्र होती गई, प्रकाश की एक चमकदार नीली किरण अचानक फट गई। सबके सिर के ऊपर से उड़कर सीधे आसमान में जा गिरी। झोई के बगल में एक काली आकृति गिरी जिससे जमीन में एक छेद हो गया। झोई ने एक नजर में ही इस व्यक्ति को याओ येमी के रूप में पहचान लिया क्योंकि उसकी आकृति बहुत पहचानने योग्य थी। लेकिन क्या उसके शरीर पर नैनो बैटल सूट सफेद नहीं था? यह अब कोयले की तरह काला कैसे हो गया? झोई ने सिर्फ उसे आइटम लेने और भागने देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह अचानक वापस क्यों आ गई? याओ येमी बहुत उदास महसूस करते हुए उथले गड्ढे से उठ खड़ी हुई। उसने गंभीरता से यीहे की ताकत को कम करके आंका और उसके गले से निकली ऊर्जा की किरण से सिर पर चोट लग गई। अगर नैनोबैटल सूट नहीं होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाती। उसने झोई से फुसफुसाकर कहा कि उसने आइटम को सफलतापूर्वक छिपा दिया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द भाग जाने की जरूरत है। यह सुनकर झोई को राहत मिली। लेकिन जैसे ही सशस्त्र पुलिस को पता चला कि दोनों साथी हैं, उन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से एक विशेष धुआं बम जो मार्शल योद्धाओं की धारणा को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जारी किया गया, जिसने बड़े क्षेत्र को घने सफेद कोहरे से घेर लिया। सशस्त्र पुलिस ने सफेद कोहरे को उड़ाने के प्रयास में एक तेज हवा बनाने के लिए अपनी मार्शल ऊर्जा का उपयोग किया। और जब तक सफेद कोहरा छटा, उन्होंने देखा कि दुश्मन सीवा में भाग गए थे। आधे घंटे बाद झोई और याओ येमी एक गली से निकले और दूर की गली में सायरन की आवाज सुनी। उन्हें पता था कि वे अस्थायी रूप से पीछा करने से बच गए थे और आखिरकार उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही झोई नैनोबैटल सूट की मरम्मत दक्षता की प्रशंसा कर रहा था, खामोश रात में एक ठंडी आवाज गूंजी जिसमें सवाल किया गया कि सुंदर महिला ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि उसने उसके घर में क्यों सेंध लगाई। याओ येमी की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर गलती की थी, जो कि एक भाग्यशाली निवासी को बेतरतीब ढंग से चुनना था। लेकिन सबसे खराब किस्मत के कारण उसने ही कुछ चुना जो अंतिम बॉस था। और उसके घर में घुसने के इनाम के तौर पर वह उन दोनों के साथ कुछ मौज मस्ती करना सुनिश्चित करेगा। झोई ने ही को जानलेवा निगाहों से देखा और चिल्लाया। यी से सवाल किया कि उसने उन्हें कैसे ढूंढ लिया जबकि विशेष पुलिस ने नहीं ढूंढा था। ये स्वाभाविक रूप से उसे यह नहीं समझाएगा कि याओ येमी उसके परमाणु विकिरण से दूषित हो गया था। आखिरकार जब कार्रवाई करने का समय होता है तो उसके पास हमेशा कम शब्द होते हैं। उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा विस्फोट हुआ और यी ने रिकॉइल का उपयोग करके मिसाइल की तरह उड़ान भरी। हवा गूंज उठी और झोई के सामने तुरंत एक मुट्ठी दिखाई दी। अंधेरे और लाल दुष्ट आत्मा के आशीर्वाद से मुट्ठी के अंदर एक सेलुलर स्तर की परमाणु प्रतिक्रिया भी हो रही थी। अपनी सुपर माउंटेन ब्लॉकिंग मुट्ठी को सक्रिय करते हुए झोई की भुजाएं जो उसकी छाती की रक्षा कर रही थी, यी की मुट्ठी को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गहरे और लाल रंग की ऊर्जा वाली बिजली फूट पड़ी जिसने झोई की सख्त त्वचा को ऐसे उड़ा दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जिस क्षण इस विशाल बल ने उस पर प्रहार किया, झोई को लगा जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी हो और वह सीधे हवा में फेंक दिया गया हो। उसका उड़ता हुआ शरीर उसके पीछे कंक्रीट की दीवार से टकराया और हवा में धूल उड़ गई। याओ येमी अपने भाई को उड़ते हुए देखकर खुद को रोक नहीं पाए।
एक छठे दर्जे का मार्शल योद्धा वास्तव में एक छोटे लड़के के मुक्का से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मार्शल ऊर्जा में उतार चढ़ाव केवल एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षु के समान था, जिसके गुरु का शिष्य वह था। झो ही को उठने में भी कठिनाई हुई क्योंकि वह याओ यमी को देखकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि वह सम्राट गुआंगले का शिष्य था। याओ यमी ने सम्राट गुआंगले के बारे में कभी नहीं सुना था और उसे उम्मीद नहीं थी कि एनकिंग जैसे छोटे शहर में छिपे हुए गुरु होंगे। झो ही ने इस पल में उसे टोकते हुए कहा कि वह बहुत घमंडी न बने। उसने अभी अभी एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया था और एक निश्चित तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे उसका खून जल गया था। अब उसकी ऊर्जा और खून कम हो रहा था और उसकी ताकत शायद पहले की तुलना में 70% से भी कम थी। फिर भी वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह केवल मार्शल प्रशिक्षु के रूप में संभाल सकता था। हालांकि वह नहीं जानता कि वह किस गुरु का प्रतिभाशाली शिष्य था, लेकिन प्राचीन काल से ही प्रतिभाशाली लोग हमेशा जल्दी मर जाते थे क्योंकि वे सभी बहुत घमंडी और अनम्य होते हैं। झो ही ने अपने 5 कदम सक्रिय किए और जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। 5 कदम आगे बढ़ने पर उसके तलवे ठंडे कठोर फर्श में गहरे धंस गए। प्रत्येक कदम के साथ झो ही की गति एक उच्च स्तर तक बढ़ जाती और उसके पीछे इकट्ठा हुआ रक्त और ऊर्जा के धुएं में बदल जाती। मंद रोशनी वाले रात के आसमान के नीचे झो ही की त्वचा स्टील जैसे चांदी के रंग की परत से रंगी हुई थी और उसके माथे पर एक मोटा दिखने वाला चांदी का सींग उगाया था। यह उसके वंश का असली रूप था, लोहे के मुकुट वाला गैंडा। झो ही को मौत से लड़ने की कोशिश करते देख ये हे का चेहरा एक खतरनाक मुस्कान में बदल गया और उसके शरीर की कोशिकाएं परमाणु सम्मेलन से गुजरने लगी। अब ये और भी अच्छा है। हालांकि अगले ही पल याओ येमी को लगा कि वह असली हमलावर है और उसे लगा कि ये को कभी उम्मीद नहीं होगी कि वह अपने नैनोबैटल सूट की चुपके क्षमता का इस्तेमाल करके उस पर पीछे से हमला करेगी, इसलिए उसने आगे की ओर हमला किया। लेकिन हवा में उसे गोली लगी और पेट में चोट लगी। ये की ओर से बिना पीछे देखे ही परमाणु किरण के साथ शगुन ये ने उसे अपने रास्ते से दूर रहने की चेतावनी देते हुए उसे उड़ा दिया। अपने साथी के छिपे हुए हमले को विफल होते देख झो ही को गुस्सा आया कि उसकी बेकार बहन एक साधारण घात में भी सफल नहीं हो सकी। वह दहाड़ता हुआ भागता हुआ ये की ओर भागा जैसे कि वह भागती हुई ट्रेन हो। उसने अपने पैरों के नीचे एक छोटा विस्फोट भी महसूस किया जिसने उसे सीधे झो ही की ओर धकेल दिया। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो हवा में विकृत लहरें उठी जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। ये की दुष्ट आत्मा द्वारा आशीर्वादित परमाणु ऊर्जा बिजली ने झो ही की चांदी की त्वचा पर प्रहार किया, जिससे केवल काले निशान रह गए, यहां तक कि मांस का घाव भी नहीं हुआ। वह हैरान था कि झो ही की रक्षा क्षमता एक आश्चर्यजनक डिग्री तक बढ़ गई थी। लेकिन झो ही ने बस एक खतरनाक मुस्कान दी। उसका लोहे के मुकुट वाला गेंडा असली राक्षस जानवर का रूप आसानी से टैंक की बमबारी का भी सामना कर सकता है। ये के पास ऐसा क्या है जो उसकी रक्षा को भेद सकता है? इसके अलावा न केवल उसकी रक्षा शक्ति बढ़ गई थी, बल्कि हमला करने की शक्ति और भी बढ़ गई थी। उसने कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस क्षण झो ही ने ये देखा, उसने इस अवसर को नहीं छोड़ा और फिर से ये के पास जाकर एक करीबी मुकाबला किया। झो ही की आंखें अभी भी परमानंद से भरी हुई थीं और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने में सक्षम होने की सहज खुशी ने उसकी लड़ाई कौशल में बाधा नहीं डाली। हालांकि उसके पास ऊपरी हाथ था, लेकिन उसे प्रकाश की नीली किरण भी स्पष्ट रूप से याद थी जिसने याओ यमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। और जैसे जैसे दृश्य व्यापक दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, आमने सामने की टक्कर कभी नहीं हुई। आप देखते हैं, जिस क्षण झो ही पास आया, ये अचानक गायब हो गया। झो ही को यकीन नहीं था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि चाहे ये कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह फिर भी अपने लोहे के मुकुट वाले गेंडे का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन वह बदमाश कहाँ गायब हो गया? वह जानता था कि वह मरा नहीं है क्योंकि उसका हमला कभी नहीं हुआ। उसके पीछे नीली बिजली के अचानक विस्फोट ने उसे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया और 30 मीटर लंबे विशालकाय को धुंध में आंशिक रूप से छिपा हुआ देखा, जिसकी एक जोड़ी गहरी नीली आंखें उसे घूर रही थी, तो उसे स्वाभाविक रूप से विस्मय और भय की भावना महसूस हुई। आप देखिए, झो ही दूर जाने के लिए बहुत करीब था और भयानक नीली चिंगारियों से घिरा हुआ था। नीली प्लाज्मा ऊर्जा गेंद ने दर्जनों मीटर के क्षेत्र को घेर लिया, जिससे सब कुछ वाष्पित हो गया। सौभाग्य से वे अधूरे भवनों से भरे एक सुनसान शहरी क्षेत्र में थे और लगभग कोई भी व्यक्ति नहीं था। विस्फोट के बाद सफेद पानी की भाप उठी और हालांकि झो ही गड़बड़ में था, उसने अभी अभी ये के आत्मा विस्फोट को सफलतापूर्वक रोक दिया। उसके शरीर पर चांदी की त्वचा थोड़ी सुस्त हो गई, जो कि अधिक रक्त शक्ति का संकेत था। अगर वह रक्षा में अच्छा योद्धा नहीं होता तो शायद अभी विस्फोट में उसकी मृत्यु हो जाती। इस समय झो ही को अचानक जासूसी का एहसास हुआ। वह अभी भी एक पल के लिए स्तब्ध था, ऐसे अजीब और भयानक विशालकाय को घूरते हुए। क्या यह एक राक्षस है? वह कहां से आया? क्या यह हो सकता है कि वह छोटा बच्चा रूपांतरित हो गया हो? इस समय विशाल हिल गया और एक बड़ा हाथ जिसके मांस प्रावरणी और नसों में बहता हुआ नीला रक्त था, ने झो ही को सीधे पकड़ने के लिए धुंध को एक तरफ धकेल दिया। झो ही का शरीर, जिसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था, खतरे को महसूस किया और हमले को चकमा देते हुए उछल पड़ा, जैसे कि मांसपेशियों की स्मृति से। लेकिन विशाल की दूसरी मुट्ठी पहले ही धुंध को तोड़कर उसकी ओर बढ़ रही थी। जॉय हवा में चकमा देने में असमर्थ था, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और निषिद्ध रक्त जलाने की तकनीक का फिर से उपयोग किया। अपने रक्त की शक्ति को पागलपन से निचोड़ते हुए उसके शरीर पर चांदी की त्वचा फिर से चमक उठी क्योंकि वह जबरदस्त बल से नीचे गिरा था। धरती हिल गई और हवा ने सब कुछ उड़ा दिया। विशाल ने जॉय को जमीन में गहरा घुसा मारा।
हालांकि ये केवल विशाल का पहला मुक्का था। उल्का बौछार की तरह और भी घूंसे बरसने वाले थे। इन बेहद क्रूर मुक्कों से जॉय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जॉय उस दानव की भयानक शक्ति से चकनाचूर हो गया था, लेकिन उसके शरीर पर चांदी के कवच की कठोरता के कारण भयानक प्रभाव बल वास्तव में उसके आंतरिक अंगों तक पहुंच गया था। जॉय को लगा कि उसकी हड्डियां रो रही हैं, उसके आंतरिक अंग ढह रहे हैं, और अगर घूंसे बंद नहीं होते तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती। इस बीच यही के सिस्टम पैनल पर वह डेटा की एक स्ट्रिंग देख सकता था जो दर्शाता था कि उसके विशालकाय दानव की समग्र शारीरिक फिटनेस 23.8 से बढ़कर 29.4 हो गई थी। याओई मेई, जो उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, यह दृश्य देखकर कांप उठी। जॉय, एक प्रतिष्ठित छठी रैंक का योद्धा, वास्तव में एक दानव के सामने रेत की बोरी की तरह पीटा जा रहा था जो यही लग रहा था। याओई मेई इस समय बेहद बेवकूफ महसूस कर रही थी। गंभीरता से उसने ऐसे राक्षस को क्यों उकसाया? वह अपने साथी को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। उसका यही से एक संक्षिप्त संपर्क था, लेकिन वह फिर भी किसी तरह से उन्हें ट्रैक करने में कामयाब रहा। इसलिए अगर वह जॉय को छोड़ भी दे तो भी वह यही के चंगुल से बच नहीं पाएगी। वह केवल मौत तक लड़ सकती है। जब जॉय उस विशाल के मुखों का विरोध कर रहा था, याओई मेई एक ऊंची इमारत की चोटी पर चढ़ गई और उसे पकड़कर नीचे कूद गई। उसके हाथ में एक पतला पीला धागा था, उसकी आंखें पूरी तरह से केंद्रित थीं। वह विशाल के गले के पास आए और नैनोसूट से खींची गई आणविक पीली रेखा के साथ, जिसमें उच्च श्रेणी के मिश्र धातुओं को काटने के लिए पर्याप्त ताकत थी, उसने तुरंत इसे कई बार विशाल के गले के चारों ओर लपेट दिया। हालांकि उसके सामने का विशाल, जिसे किसी तरह की आनुवंशिक तकनीक के माध्यम से यही द्वारा रूपांतरित किए जाने का संदेह था, शक्तिशाली था, लेकिन मानव शरीर की कमजोरियां नहीं बदली होंगी। खून की एक चमक थी, और याओई मेई के आश्चर्य के लिए विशाल ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और उसे अपना गला काटने दिया। जलते हुए खून की एक बड़ी मात्रा फव्वारे की तरह बह निकली, जिससे जमीन पर खून का एक छोटा सा तालाब बन गया। याओई मेई उठी और राहत की सांस ली, यह मानते हुए कि यह खत्म हो गया था। उसने विशाल की गहरी नीली पुतलियों को देखा, जो एक लालटेन से भी बड़ी थी, और वहां एक चिढ़ाने वाला भाव था। विशाल ने अपना मुंह खोला और उसके गले में विनाश की नीली रोशनी उभरी। याओई मेई के कानों में धीरे धीरे बढ़ती ऊर्जा की गुनगुनाहट की आवाज गूंज रही थी, और उसकी याद में आखिरी छवि चमकदार नीली किरण का अंतहीन विस्तार थी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ परमाणु सांस ने याओई मेई के पतले शरीर को घेर लिया, फिर एक इमारत में घुस गया, जिससे हवा में एक चमकदार नीला निशान बन गया। सांस छोड़ने के बाद विशाल का सिर का जो हिस्सा बचा था, साथ ही उजागर मांसपेशी तंतुओं वाला विशाल शरीर, भाप इंजन की तरह भारी मात्रा में गर्म हवा में निकल गया और धीरे धीरे अंतहीन गर्मी में गायब हो गया। वह विशालकाय सिर के बचे हुए हिस्से से बाहर चला गया। उसके शरीर पर चिपके हुए मांस और खून के धागे भी बड़ी मात्रा में गर्म हवा छोड़ रहे थे। उसके हाथ आराम से उसकी जेबों में थे। उसने उदासीनता से याओई को देखा, जो इस समय खून से लथपथ था। ये याओई की स्थायी झपकी लेने की बारी थी। झो यी ने धीरे से अपना सिर उठाया, खांसते हुए और असहाय रूप से कांपते हुए। उसने अपना मुंह खोला और यी पर एक मुंह ताजा खून थूक दिया। वह वास्तव में एक राक्षस था। उसने बस इतना ही जवाब दिया कि जो लोग मारते हैं, उन्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों ने दूर से सायरन की आवाज सुनी। यी की अभी अभी की लड़ाई इतनी जोरदार थी कि गश्त कर रही पुलिस ने जरूर देख लिया था। लेकिन जब वह झो यी को खत्म करने ही वाला था, तो पहले से ही मर रहा कमीना यी को अपने साथ घसीटना चाहता था। उसने यी को बताया कि याओई मेई, जिस महिला को उसने अभी अभी मारा है, उसने उसके कमरे में कुछ छिपाया है। इसे गोल्डन जीन कहा जाता है, और यह अब यी का है, साथ ही इसमें मौजूद सभी परेशानियां भी। यी को भाग जाना चाहिए क्योंकि उसे अंतहीन पीछा करना पड़ेगा। उस कमीने को आखिरी हंसी चाहिए थी। उसने यी का नरक में इंतजार करने का वादा किया। इससे यी नाराज हो गया। उसने अपना पैर उठाया और झो यी का सिर कंक्रीट की दीवार में दे मारा, जिससे उसकी बकवास खत्म हो गई। और भागने के बारे में उसने कब ऐसा किया है? पुलिस के घटनास्थल के पास पहुंचने पर उसने झो यी के शरीर को कुशलता से संभाला, मुड़ा और रात में गायब हो गया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही पुलिस आ गई और उसने जली हुई सड़कें देखी, जो ऐसी लग रही थी जैसे कि उन पर बमबारी की गई हो, खास तौर पर इमारत में एक बड़ा छेद जो यही की परमाणु सांस से बना था। वह कुछ समय बाद ही घर लौट आया। उसने सबसे पहले किन लैन को संदेश भेजा, जिसमें पूछा कि पुलिस की पूछताछ कैसी रही। किन लैन ने जवाब दिया कि फिलहाल सब ठीक है। हाल ही में हालात थोड़े अस्थिर रहे हैं, इसलिए यही को शांत रहना चाहिए और हुआडू यूनिवर्सिटी शुरू होने तक इंतजार करना चाहिए। उसने आंटी किन को चिंता न करने के लिए कहा। वह उसे जानती है और वह अब तक का सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। अच्छा हुआ कि उसने आंटी किन को पहले ही बता दिया, अन्यथा उसके सिग्नेचर लेवल परमाणु विस्फोट के साथ पुलिस निश्चित रूप से इस घटना के बाद उसे अनदेखा नहीं करती। किन लैन से बातचीत करने के बाद यी हे को वह सुनहरा जीन मिला जिसका जिक्र झो यी ने कमरे में किया था। यह एक सीलबंद चांदी का बेलनाकार डिब्बा था जिस पर कंपनी का लोगो लगा था, जो एक काले रंग का चील है जिसके पंख फैले हुए हैं। लेकिन चील के पंखों में मांस और खून नहीं होता, केवल कंकाल होते हैं। यी हे इस लोगों को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिग्गज लेजर बट के प्रतीक के रूप में जानते थे। और झो यी के अनुसार गोल्डन जीन आनुवंशिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे लेजर बट ने प्रोमेथियस की जैविक अनुसंधान विरासत का हिस्सा प्राप्त करने के बाद बनाया है। जिस बात ने यी हे को शिकायत करने से रोका वही ये थी कि गोल्डन जीन की सुरक्षा के लिए लेजर बट द्वारा नियुक्त सुरक्षा दल ने वास्तव में गबन किया था। दोनों ने गोल्डन जीन चुरा लिया और भागने के दौरान शिकार बन गए। अब वे उस पर सारा बोझ डालने में कामयाब हो गए।
उसने सीलबंद चांदी के बेलनाकार डिब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लानत वाली चीज हिली नहीं। गोल्डन जीन के मामले को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए उसने लिविंग रूम की ओर देखा, जिसे अब वह नहीं कहा जा सकता था, और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसे रात के लिए ठहरने के लिए एक होटल खोजने की जरूरत है। बी क्लास सीक्रेट क्षेत्र में स्वान झील का आंतरिक क्षेत्र। राक्षस का शिकार करने वाले लोगों का समूह। एक लड़की चिल्लाती है, कप्तान कुछ गड़बड़ है। अचानक आसमान लाल हो गया और समुद्र का रंग भी लाल हो गया। विभिन्न प्रकार के राक्षस चिल्लाते हुए उनके पास आ रहे हैं। बड़ा आकार का भेड़िया जिसके बड़े पंखे से कुछ नहीं की तरह उछल रहा है। एक विशाल राक्षस के सिर पर एक जगह है जहां एक राक्षस राजा की तरह बैठा है। तूफान के ऊपर हमला। 5वीं श्रेणी का संप्रभु श्रेणी का जानवर, खूनी आंखों वाला पापी भेड़िया। जल्दी करो, सेना को सूचित करो। संप्रभु श्रेणी का जानवर एक विशाल जानवर की लहर का नेतृत्व करते हुए देखा गया। एक शहर इससे बच नहीं पाएगा। हमें तुरंत ग्रैंड मास्टर और वरिष्ठ ग्रैंड मास्टर तैनात करने चाहिए। राक्षस ने अपनी लाल आंखें खोली और अचानक एक बैंगनी हकी ने राक्षस से पूरे क्षेत्र को ढक लिया और राक्षस आसमान से गिर रहा है और लोगों के समूह से मदद के लिए अनुरोध किया जा रहा है। आपातकाल। संप्रभु श्रेणी का जानवर स्वान झील पर दिखाई दिया। जानवरों की लहरें फैल रही हैं। सुदृढ़ीकरण का अनुरोध। मैं दोहराता हूं, अनुरोध। और राक्षस के नीचे कुचला गया। विशाल राक्षस राजा अपनी छाती पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और एक डरावनी मुस्कान के साथ हंसते हुए और पूरी गति से आगे बढ़ते हुए वे पोर्टल के पास पहुंचे जहां से वे पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। शहर के बीच में काला आकाश बन गया। लोग डरे हुए हैं और सैन्य बल मदद के लिए दौड़ रहे हैं। प्रिय नागरिकों, कृपया घबराएं नहीं। व्यवस्था बनाए रखें। ट्रेनें वर्तमान में केवल बच्चों और छात्रों के लिए आरक्षित हैं। बच्चे शहर का भविष्य हैं। अगर हम वास्तव में गिरते हैं तो उन्हें जीवित रहना चाहिए। मेयर ऑफिस में, क्या आपने सुदृढ़ीकरण का अनुरोध किया? सेना कौन भेज रहा है? मेयर, यह सिर्फ एक शहर नहीं है। पूरे देश में बीस्ट टाइप की चेतावनी आ रही है। हर शहर में तबाही मची हुई है। एक लड़की रिपोर्ट कर रही है। यहां तक कि बीस्ट इंकर्प्शन के बिना शहर भी सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। कोई नहीं आ रहा है। हुडू के बारे में क्या वे एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं भेज सकते? हुडू के पड़ोसी गुवानशान शहर में एस क्लास रियलम का प्रकोप है। सभी उच्च रैंकर वहां तैनात हैं। बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। एक शहर के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। हमें खुद पर भरोसा है। सीनियर ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म एमसी और उनके साथी अभ्यास कर रहे हैं। बुरा नहीं है कि आपने वह धक्का लिया। आपने ब्लैक टॉटोइस स्टाइल कब उठाया? 1 महीने पहले। किनारों के आसपास अभी भी खुरदरापन है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन क्या तुम वाकई सिर्फ 1 महीने में कमजोर हो गए? ऐसा नहीं है कि मैं कमजोर हो गया। तुम सिर्फ बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। दोनों शहर में पीछे देखते हैं। शहर में कुछ हुआ, ज्वार का अलर्ट ट्रिगर हो गया। शहर के यूनिवर्सिटी प्रेप छात्रों के लिए प्राथमिकता बोर्डिंग। कृपया फ्लाइट बी 521 और डी 753 के लिए एयरपोर्ट जाएं, या ट्रेन ए 423 के लिए शहर की रेल पर जाएं। तुरंत खाली करें। निकासी अलर्ट। तुम जाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना? और तुम रह रहे हो। अपनी प्रतिभा के साथ तुम्हें भाग जाना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। तुम कब से ऐसे हो? भावुक। अगर आप यही रह रहे हैं तो कहने के लिए सिर्फ एक ही बात बची है। लड़ो। माँ, मैं रक्षा प्रयास में शामिल होना चाहता हूँ। क्या संभावना है कि आप जिंदा वापस आ पाएंगे? सीटा बैटन में 30,000 मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिसमें रेती, बिक, दिग्गज और स्वयंसेवक शामिल हैं। हम बरेला के पास सोलोको है। इस तरह के बड़े जानवर के ज्वार के खिलाफ हम सुनामी में नावों की तरह हैं। हम पूरी तरह से उथले हो जाएंगे। और संप्रभु श्रेणी के जानवर। एक शहर किसी को नहीं रोक सकता। सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही एक मौका दे सकते हैं। यानजू, तुम्हारा जीवन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा है। यह इस परिवार का है। एक मार्शल परिवार जो राक्षसों से नहीं लड़ सकता, वह जीवित रहने के लायक नहीं है। और वह चली गई। चाची होंग, हम एक शहर छोड़ रहे हैं। उस लड़के के बारे में क्या? उसे एक संदेश भेजें। उसे खुद फैसला करने दें।